Okay, so we've discussed a few essays a day before yesterday. I'll just go through them. एक तो ऐसे था क्रेडिट कार्ड्स का कि आजकल क्रेडिट कार्ड्स लेने बहुत आसान है, बट सम पीपल को प्रॉब्लम आती है जब वो क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं कर पाते. यू नो व्हाट इज क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना? क्रेडिट का मतलब होता है आप बैंक के पैसों से अपनी शॉपिंग कर सकते हो, पर आपको अपने उस अकाउंट में जो क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक्ड है उसमें एक सेट डेट के पहले पहले उतने पैसे जमा कराने हैं, नहीं तो आपका फाइन फाइन पड़ जाएगा आपको. ठीक है, तो लोग नहीं देते तो फिर फाइन पड़ता रहता है. क्या क्रेडिट कार्ड के फायदे नुकसानों से ज्यादा है? तो ये क्वेश्चन था, वी डिस्कस द अदर डे. अब ये ऐसे मैंने रीराइट करा है. जो बच्चे अब नए हैं जिन्होंने ये परसों वाली क्लास नहीं लगाई थी, वो इस फाइल से ये ऐसे करेंगे, नॉट फ्रॉम द बुक. बुक में ये 199 नंबर पे ऐसे है, सो यू विल चेंज एंड यू विल डू फ्रॉम दिस. ओके. सेकेंड ऐसे वी डिस्कस डे बिफोर यस्टरडे वाज ऑनलाइन शॉपिंग. ठीक है, और इसके क्या क्यों लोग कर रहे हैं और इसके क्या इफेक्ट्स हैं. ठीक है, सो दिस ऑल्सो वी डिड. देन वी डिड दिस ऐसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हैप्पीनेस है ना, वो पर्सनल हैप्पीनेस जो है वो इकोनॉमिक सक्सेस के साथ है, मतलब पैसे के साथ है हैप्पीनेस. जितना कोई अमीर है उतना वो खुश है. और बाकी कहते हैं कि हैप्पीनेस और फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो ये डिस्कस ऐसे था, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. ओके. नेक्स्ट ऐसे वी डिस्कस द अदर डे वाज कि कुछ लोग कहते हैं अपना सारा पैसा अपने पास रखो और सरकार को कोई टैक्स ना दो. आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? मैंने डिसएग्री करके बनाया और बच्चों को बताया कि क्यों इसको कैसे इसका प्लान करना है ऐसे का. दिस इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट ऐसे टू प्लान, बिलीव मी. ओके, क्योंकि बच्चों को टॉपिक पढ़ के नहीं ऐसे लगता कि ये लिखने में मुश्किल आएगी. ये तभी पता चलता है जब आप कॉपी पे लिखना शुरू करते हो. अच्छा अब आगे क्या लिखें, अच्छा अब आगे क्या लिखें. तो इसमें पॉइंट्स नहीं आते. इसका प्लान आप इसके लिए इसको पढ़ लेना एक बार. यू शुड हैव अ प्लान फॉर योर एसे. ओके. देन नेक्स्ट एसे वाज, कुछ लोग कहते हैं पेइंग टैक्सेस इज इनफ टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, और बाकी कहते हैं कि अच्छा सिटीजन, अच्छा नागरिक होने के लिए और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपार्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. मतलब पेइंग टैक्सेस के अलावा और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टू बिकम टू बी कॉल्ड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. ठीक है, आपको डिस्कस बोथ व्यूज करने थे और गिव योर ओपिनियन. तो ये भी आपको करना है. अच्छा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ जीटी वाले स्टूडेंट्स को और एकेडमिक वालों को, ये सारे ऐसे पढ़ने से आपकी स्पीकिंग में भी बहुत इंप्रूवमेंट होनी है. आपको स्पीकिंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू थिंक आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन. अब अगर आपने ये ऐसे करा हुआ है ना, अब फटाफट बोलोगे मैम पेइंग टैक्सेस, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वोटिंग. सो आपके पास सॉलिड आंसर्स होंगे बोलने को इफ यू हैव डन द एसेज. सो अगर आप ऐसे आंसर्स दोगे ऑब्वियसली यू विल हैव बेटर वेटेज एंड you'll be given a high score in your speaking also. So don't consider these classes only for the writing. These are very very helpful even for speaking. Today we are going to do this essay. Some people say, इसको मैं बड़ा करती हूँ, बहुत बड़ा ऐसे है बुक में, मैंने छोटा ही करा है उसको, और कुछ नहीं, और इजी करा है. ओके. ओके. नाउ one of you will read it. So we'll start with the Dharminder. Will you read it? Or it's not possible for you to read, उनके बहुत late है मेरे ख्याल, in the night. Aman? May I? Yes. Okay. Some people say that it is the responsibility of individual to save money for their own care after they retire. To what extent do you agree or disagree? तो कुछ लोग कहते हैं कि इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिटायर होने के बाद के लिए अपने पैसे खुद जोड़ें. आप इसे एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? ओके, चलो. I certainly support the view that one should put aside some money for the future and not fritter away everything to enjoy the present. हाँ, फ्रिटर अवे का मतलब है, फ्रिटर अवे, ये दो वर्ड्स इकट्ठे यूज करना. ये इकट्ठे यूज नहीं करोगे तो इसका मतलब डिफरेंट है. तो फ्रिटर अवे मींस उड़ाना, उड़ाना, पैसे उड़ाना. मतलब मैं सर्टेनली मैंने कहा है कि मैं सपोर्ट करती हूँ व्यू कि कुछ पैसे फ्यूचर के लिए जोड़ने चाहिए और सारे पैसे उड़ाने नहीं चाहिए आज को अच्छा करने के लिए, आज अच्छी जीने के लिए सारे पैसे उड़ा दो. ठीक है, आगे बोलो. Wisdom dictate that one must be how to spell this फ्रूगल, one? फ्रूगल, फ्रूगल. Frugal and save for the future.
हाँ, तो इसमें मैंने लिखा है कि विजडम, सियानप ये कहती है, विजडम डिक्टेट्स की सियानप ये कहती है कि किसी हर इंसान को संजूड़ा, मतलब फ्रूगल पंजाबी में इसका मीनिंग है संजूड़ापन। आई डोंट नो हिंदी में क्या कहेंगे, एनीबॉडी कैन हेल्प मी, एनीबॉडी कैन हेल्प मी गिव अ वर्ड। ओके, तो इसका मैं म्यूट कर रही हूँ, थोड़ी डिस्टरबेंस है। तो इसका ये मतलब है, मैंने जो मेरा बुक में ऐसे है ना, उसमें मैंने वो एक वर्ड डाला हुआ है, स्टिंजी, कुछ ऐसे वर्ड डाला हुआ है। तो वो जो वर्ड है ना, वो होता है कंजूस, जो कंजूस मक्खी चूस, जो आज भी खराब कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं खर्चते, सारा पैसा जोड़ी जाते हैं। ये इसका ये मतलब नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है। फ्रूगल का मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव वे में है कि इंसान को थोड़ा, मतलब हिसाब से खर्चना चाहिए, वाइजली खर्चना चाहिए। फ्रूगल इज वन मस्ट बी वाइज एंड सेव फॉर द फ्यूचर। विजडम कहती है कि आज जो है ना, इंसान को थोड़ा वाइजली खर्चना चाहिए और अपने पैसे फ्यूचर के लिए बचाने चाहिए। इन दिस essay I'll discuss why it is important to save for the future. अब ये था, मैंने मैम agreed। इसका हाँ हिंदी में मीनिंग है सोच समझ के खर्चने वाला, मितव्ययी। हाँ, तो सोच समझ के खर्चने वाला ना। और दूसरा वर्ड था जो जो मैंने पहले वर्ड डाला हुआ था ना, वो था आई थिंक स्टिंजी डाला हुआ था। स्टिंजी पुराने जो एस्से में वर्ड है वो स्टिंजी है, पर वो वर्ड का मतलब होता है वो बहुत जो कंजूस होते हैं, जो मतलब बिल्कुल मतलब बैड सेंस में कंजूस होते हैं ना, एक वो उस टाइप के कंजूस होते हैं, ठीक है। तो वो उसका वो मतलब है, ठीक है। तो ये बेटर वर्ड है। इसका मतलब है कि आप हिसाब से खर्च रहे हो, सोच समझ के खर्च रहे हो, अपना आज खराब नहीं कर रहे हो, अच्छा जी रहे हो, पर फ्यूचर के लिए भी बचा रहे हो, ठीक है। और एक मतलब फ्रिटर अवे इज उड़ाना नहीं चाहिए। और फ्रिटर्स का वैसे मतलब पता है क्या होता है? फ्रिटर्स, वी हैड फ्रिटर्स विद टी, उसका क्या मतलब है? वी हैड, अच्छा चलो गेस करो, वी हैड फ्रिटर्स विद टी। पकौड़े। हाँ, उसका मतलब वो है, ओके। और इस फ्रिटर अवे, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब है उड़ाना, सारा कुछ उड़ाना नहीं चाहिए, प्रेजेंट को अच्छा करने के लिए, ठीक है। अब आपने मेरा एग्री डिसएग्री ऐसे, अब सारा व्यू मेरा है इस ऐसे में। अब प्रिया, आप समझ आ रहा है आपको ये ऐसे? यस मैम। अब पहले मैं समझ सकती हूँ आपको क्यों नहीं समझ आया था। पहले पहले ऐसे ही वो काफी डिफिकल्ट लिखा हुआ था और उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा था, तो मैंने वो सब निकाल दिया और बहुत इजी कर दिया ऐसे। अब तो मेरे को लगता है सबको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गई है। एनीबॉडी हु हैजंट बीन एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज लेट मी नो। ओके, सो अब ना हाँ जी बलजीत, कुछ नहीं समझ आया पूछो। मैम Yes? दोबारा दोबारा समझा देती हूँ, ओके। देखो, मैंने ना ये ऐसे था कि कुछ लोग कहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा बचाना अपनी केयर के लिए रिटायर होने के बाद। मतलब हर एक ने रिटायर होना है ना लाइफ में, बूढ़े होना है, तो उसके बाद वो काम नहीं कर सकते। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो उसकी उनकी छुट्टी कर दी जाती है। अगर अपना भी काम करते हैं तो कुछ कुछ उम्र के बाद काम नहीं कर सकते। तो उसके बाद के लिए लोगों को अपने पैसे खुद खुद बचा के रखने चाहिए। ये है ऐसे, आप इससे सहमत है या असहमत है? मैंने इसे सीधा शुरू कर दिया है कि मैं सर्टनली सपोर्ट करती हूँ इस व्यू को कि वन शुड पुट असाइड सम मनी फॉर द फ्यूचर, कि कुछ मनी फ्यूचर के लिए हर एक को जोड़नी चाहिए एंड नॉट फ्रिटर अवे एवरीथिंग टू एंजॉय द प्रेजेंट। और जितना पैसा जेब में है सारा आज उड़ा नहीं देना चाहिए कि आज अच्छा करना है। विजडम ये डिक्टेट करती है, सियानप ये कहती है कि वन मस्ट बी फ्रूगल, दैट लोग, किसी भी इंसान को फ्रूगल होना चाहिए, वाइजली पैसे खर्चने चाहिए और फ्यूचर के लिए बचाने चाहिए, ठीक है। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में मैं डिस्कस करूंगी क्यों इम्पोर्टेंट है फ्यूचर के लिए पैसे बचा के रखना। अब समझ आ गया बलजीत? ठीक है। हाँ, उसके बाद मैंने, क्योंकि ये मेरा हिस्सा है ना, मैंने आर्गुमेंट देने हैं, तो मैंने माय से शुरू कर दिया। माय फर्स्ट आर्गुमेंट इज दैट द स्पैन ऑफ लाइफ इज गेटिंग लॉन्गर बट द पीरियड ऑफ अर्निंग इज कंपैरेटिवली लिमिटेड। मेरी पहली आर्गुमेंट है कि जिंदगी लंबी होती जा रही है। देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है ना आजकल। जब मैं पैदा हुई थी 1960 में, तो उस टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 53 थी। मतलब जब किसी बच्चे का जन्म होता था, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती ना, उस टाइम ये डिसाइड करते हैं कि इस देश में जो कोई बच्चा पैदा हो रहा है वो एवरेज इस उम्र तक जी रहा है, ठीक है। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी
जो है वो 67-68 है इंडिया में, और कई स्टेट्स में तो 70 के ऊपर है, ठीक है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में जैसे 80 है, अमेरिका में 73 है, कुछ ऐसे है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और भी ज्यादा है, और वैसे भी लोग आजकल लंबा जी रहे हैं। आप देखो हर घर में अब 90-90 साल का कोई ना कोई इंसान, आपको 90 से ज्यादा कोई ना कोई इंसान जरूर देखने को मिल जाता है, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो रही हैं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, और लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, तो लाइफ लंबी हो रही है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो इसलिए पीरियड ऑफ अर्निंग तो उतना ही है ना, जितना आप कमाते हो पीरियड ऑफ अर्निंग तो उतना ही है। लिमिटेड है मतलब उसकी कोई लिमिट है, पर उम्र की कोई लिमिट नहीं है आजकल। कोई इंसान कितना भी लंबा जी सकता है। Nobody knows how long he would live. किसी को ये नहीं पता उसने कितना जीना है, but the age of retirement is generally fixed. पर हर एक को इतना पता है कि अब हमें सरकार ने नौकरी से बर्खास्त कर देना है, क्योंकि हमारी एज हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले मेरे ख्याल 65 है, और पंजाब गवर्नमेंट में 60 है रिटायरमेंट की एज, ठीक है। Therefore, इस वजह से therefore during a person's earning कुछ span, नहीं, वो पी लिया मैं। इसलिए ड्यूरिंग ए पर्सन अर्निंग स्पैन, जब कोई पर्सन अर्न कर रहा है, तो उसको ही हैज टू मेक श्योर दैट ही पुट्स असाइड इनफ मनी दैट विल एनेबल हिम टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, जिससे वो कंफर्टेबल लाइफ लेटर इयर्स में लीड करेगा, जब ही विल बी एबल टू वर्क नो मोर, जब वो और काम नहीं कर सकेगा। तो ये फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया कि जिंदगी लंबी होती जा रही है, अगर पैसे नहीं जोड़ोगे तो इनफ नहीं होने वाले, सरकार की पेंशन से तो गुजारा नहीं चलने वाला। देखो ओल्ड एज को पता है कितनी पेंशन मिलती है इंडिया में महीने की? 1000 रुपए। अब 1000 रुपए में कोई ये आम जो जो नौकरी नहीं करते, जो रिटायर, वैसे ओल्ड एज पेंशन मिलती है सबको, जो लेना चाहते हैं वो लेते भी है। तो 1000 रुपए में आप मान सकते हो पूरा महीना निकल सकता है किसी इंसान का आज के दिन में। तो अगर उसने बंदे ने जोड़ा नहीं हुआ तो फिर तो उसका मुश्किल होने वाली है ना, ठीक है। फर्दर मोर, अब फर्दर मोर का क्या मतलब है? अमरिंदर, फर्दर मोर का क्या मतलब है? अमरप्रीत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्दर मोर? इसका मतलब है, फर्दर आपके हाँ ओपिनियंस। मतलब मैंने जो पहले पॉइंट रखा है, मैं फर्दर मोर अगला पॉइंट रखने वाली हूँ। मैं सेकेंडली भी लिख सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक ही पॉइंट था इसमें, फर्स्ट आर्गुमेंट था, यहाँ पे सेकेंडली भी कर सकती हूँ। सेकेंडली कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। Secondly, the requirements in old age are sometimes more than a person's needs during the period of his youth. अब आप लोग यंग हो और मैं ओल्ड एज में आ रही हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, तो अगर आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है लाइफ की, मेरी रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा है। देखो आप लोग तो चलती बस में भाग के भी चढ़ जाओगे, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी है, मुझे ये सोचना है मेरे को इतना ऊंचा स्टेप होता है बस का, मैं चढ़ पाऊंगी कि नहीं। तो मैं तो जहां भी जाना है मैं अपना सोचूंगी कि मैं कार पे जाऊं, मेरे को तो बस से चढ़ने उतरने में बड़ी प्रॉब्लम है। तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ना, ओल्ड एज में जाके रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है। मेरा डॉक्टर का खर्चा भी ज्यादा है, चाहे मैं खुद डॉक्टर हूँ, दवाइयों का खर्चा तो हो ही जाता है ना अगर बीमार हो तो, ठीक है। तो हर कोई मतलब ओल्ड एज में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, यंग एज में रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर इंसान ने जोड़ा नहीं हुआ तो फिर तो उसको बहुत, पैसे नहीं जोड़े हुए कुछ, तो बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। डिटीरियोरेटिंग हेल्थ मतलब गिरती हुई हेल्थ translates into higher medical bills and hospital charges. Being weak and infirm, one needs to spend more on commuting. हाँ ये मैंने जो पॉइंट करा था, कहीं आना जाना है तो उस पर भी पैसे ज्यादा खर्चने पड़ते हैं ओल्ड एज में, क्योंकि आपको अच्छी जगह जहाँ पे आप चढ़ उतर सको ऐसी कोई कन्वेंस लेनी पड़ती है। तो फिर असिस्टेंट्स घर में भी हम आपको नौकर चाकर रखने पड़ते हैं घर के काम के लिए, सारे काम अपने आप नहीं होते ओल्ड एज में, ठीक है। तो ये सेकेंडली मेरा पॉइंट है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं ओल्ड एज की वो भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो पैसे जोड़ने इसलिए भी बहुत जरूरी हैं। पहला पॉइंट था कि उम्र लंबी हो रही है, रिटायरमेंट की एज फिक्स्ड है, अगर आपने रिटायर होने के बाद 25-30 साल जीना है, अगर पैसे नहीं जोड़े हुए तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है। सेकेंडली जो वैसे जरूरतें हैं ओल्ड एज में वो भी ज्यादा हो जाती हैं, तो जो आम चीजों का खर्चा भी बढ़ जाता है ओल्ड एज में। फाइनली द एल्डरली में इनकर मीन्स उनको करना पड़ता है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, ज्यादा एक्सपेंडिचर ऑन लेजर एक्टिविटीज भी। अब देखो
जब आप यंग हो, काम कर रहे हो, तो आप कहीं जाते आते भी नहीं हो। जब जब आप बूढ़े हो जाते हो तो फिर आप फ्री होते हो, तो फिर आप कहते हो ये यहाँ घूमाओ वहां घूमाओ। अगर पैसे नहीं जोड़े हो तो सोच ही नहीं सकते, फिर तो घर की चार दीवारी में बैठ जाओगे। मुझे याद है, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेरे मम्मी पापा जब रिटायर हुए, उनकी एज ऑलमोस्ट सेम है, तो सेम एज पे रिटायर हुए, दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। जब रिटायर हुए तो किसी ने पूछा आजकल की कर रहे हो फिर तुसी? तो मैं मेरे मम्मी कहते एमबीए। तो बड़े खुश, अच्छा आप एमबीए कर रहे हो? पापा से पूछा आप क्या कर रहे हो? कहते मैं भी एमबीए कर रहा हूँ। तो अब वो ना एमबीए, मतलब दोनों वो लोग इतने हैरान ना, देवर आईज वर शॉक्ड कि ये रिटायर होने के बाद 60 साल के ऊपर हो गए हैं और ये अब एमबीए कर रहे हैं। तो मेरे मम्मी ना फिर हंस के उनको बोल रहे हैं हमारी एमबीए का मतलब भी पूछ लो। तो उन्होंने पूछा क्या है? कहते एम फॉर मैरिज, बी फॉर भोग, ए फॉर एनिवर्सरी, हम कोई मिस नहीं करते हैं। तो दिस वाज देयर एमबीए, मैरिज, भोग, एनिवर्सरी, सारे पे जाते हैं, कहीं पे कोई फंक्शन हो हम जाते हैं, क्योंकि वेले हैं, अब हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम सारा ये करते हैं। और मतलब आई टेल यू रियली, दे जैसे कनाडा में मेरे कोई रिलेटिव है, उनके घर में शादी थी, तो मेरे पापा को पता चला अच्छा उनके घर में शादी है। उनको फोन करवाया, जल्दी से हमें पूरी डिटेल बताओ, हमें टिकटें करानी है, हमने आना है शादी में। मतलब वर्किंग लाइफ में आप सोच नहीं सकते हो आप ऐसे काम करोगे जो रिटायर्ड एज में आप करना चाहते हो, क्योंकि अ, तब आपके पास टाइम होता है। और अगर आपने पैसे नहीं जोड़े हुए, फिर तो आप सोच भी नहीं सकते। इफ यू हैव नॉट सेव्ड, यू कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग दीज थिंग्स। ठीक है? सो finally, the elderly may incur extra expenditure on leisure activities. People generally travel more after retirement to meet their relatives and friends who may be settled and staying far from them. Thus, there are so many needs that would surface in the future. Surface का मतलब क्या होता है कि ऊपर आ जाएंगी, फ्यूचर में कुछ ऐसी जरूरतें आपकी ऊपर उभर के आएंगी जो आप पहले सोच भी नहीं सकते हो कि बाद में आपको इन चीजों पे खर्चना पड़ेगा। सम में भी क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, कभी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज भी है, अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी ऊपर आ जाएगा। ट्रॉमेटिक मींस कोई जो बिल्कुल आपको ट्रॉमा दे, मतलब तकलीफ दे, कोई एक्सीडेंट हो सकता है फैमिली में, उसमें बहुत खर्चा हो सकता है। दे मे बी अनयूजुअल, देयर मे बी यूजुअल एक्सपेंसेस ऑन हाउस मेंटेनेंस, घर की देख रेख में, घर की रिपेयर में, एंड पर्सनल एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस भी आपको देने पड़ते हैं। अगर आपको इन सब चीजों के लिए पैसे जोड़ने पड़ते हैं। तो फाइनली मैंने एक पैरा ये बना दिया है। प्रिया, अब ये ऐसे इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट? मैम इजी। इजी लग रहा है ना? अब आपने यस। बिल्कुल सही चुना था कि ये ऐसे समझा देना क्लास में। अगर आप मुझे नहीं बताते ना तो मेरा ध्यान ही नहीं जाना था कि मेरा ऐसे बहुत डिफिकल्ट लिखा हुआ है और बहुत कुछ उसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो बच्चों को जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है? सो नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी। फिर मैंने एंड में करा है देयरफॉर नहीं है, टू सम अप आना चाहिए। टू सम अप, आई रिएटरेट माई ओपिनियन दैट, सेइंग भी नहीं आना चाहिए। A person should plan wisely for his future. If he has saved enough, he can sit back and enjoy peace and comfort in his later years and even witness the smile of joy on the faces of his children. देखो, बच्चे भी खुश रहते हैं अगर आपने अपने लिए जोड़ा हुआ है और बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो बच्चे भी खुश रहते हैं कि इनके पास अपना है। नाउ सी, आई विल टेल यू, जस्ट माय फादर इज इन हिज 90s, ठीक है, और वो गवर्नमेंट जॉब में थे। अब उनकी आज पेंशन है, ही इज ड्रॉइंग मोर देन 60,000 अ मंथ एज ए पेंशन। और ब्रदर भाभी पे वो बिल्कुल बर्डन नहीं है। अगर वो अपने, अब उनका कोई खर्चा होता है घर में, इनफैक्ट वो हेल्प कर देते हैं कि मेरे पैसे हैं, मेरे मेरे से ले लो। तो मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बच्चे भी खुश रहते हैं, आप भी खुश रहते हो अगर आपने पैसे जोड़े हुए हैं तो लाइफ में। अब ये ऐसे, एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम? बलजीत, आकाश, अमर, अमित? मैम एसेज की वर्ड्स लिमिट कितनी होती है? बेटे अब मैं बताती हूँ, वहां पे पता है क्या लिखा होता है? जैसे आप 9th 10th में हो ना, तो आपको आता है निबंध, निबंध लिखत पे निबंध लिखो 300 से 350 वर्ड्स में। राइट एन एसे बिटवीन 300 एंड 350 वर्ड्स। आइल्स में ना अपर लिमिट नहीं देते। आइल्स में पता है क्या लिखते हैं? राइट एन एसे इन नो लेस देन 250 वर्ड्स। मतलब 250 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, अपर लिमिट देते नहीं है। तो आप चाहे लिखना चाहो तो 500 वर्ड का भी लिख सकते हो, पर 500 का लिखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं पता है क्या बताती हूँ? सेफ लिमिट है 300,
300 सवा 300। अब ये मेरा जो ऐसे है ना, मेरे ख्याल ये सवा 300 वर्ड का बना है, देखती हूँ। दिस इज 303 वर्ड्स। और ये बिल्कुल, ये आप लिख सकते हो 40 मिनट्स के अंदर अंदर, 25 मिनट में लिखा जा सकता है ऐसे ऐसे, इतना छोटा ऐसे, ठीक Okay, है। ma'am. हाँ, अच्छा, ये थोड़ा लंबा मैं इसलिए कहती हूँ, उसका भी रीजन है। जैसे बीच में कई बार कोई बच्चे ना कोई पूरी पूरी लाइन रिपीट कर देते हैं, तो वो उसके डबल वर्ड काउंट किया नहीं जाता, वो फिर वर्ड काउंट 250 से कम पड़ जाता है कई बार। इतना तो आपको एक्स्ट्रा लिख देना चाहिए ताकि आपका वो बेटर हो जाए, ठीक है। Okay, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक ये वाली लाइन हम इंट्रोडक्शन में ऐड करेंगे या बॉडी पैराग्राफ में? लाइक मैं लिखना चाहूँ, फ्यूचर इज अनसर्टेन, इट कुड बी हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द लाइफ, सो वी हैव हाँ टू सेव मनी फॉर आवर फ्यूचर। हाँ, ये आप कहीं पे भी डाल दो नितिका, फ्यूचर इज इंट्रोडक्शन में अनसर्टन। डाल सकते हैं डाल इसको? सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हो। ये जैसे ओके मैंने लिखा है, certainly support the view that one should put aside some money for the future and not fritter away everything to enjoy the present। इसके बाद लिखो future is uncertain, ओके ठीक है। इसके बाद ये लिख दो and one should save because one never knows how many expenses may come up। वो मैंने थर्ड पैरा में डाल दिया ना, यस यस अंदर डाल आपने दिया, तो थर्ड कोई में फर्क डाला। नहीं पड़ता, that you can put anywhere, ठीक है, वो कहीं ओके भी डाल सकते ओके हो। हाँ, ओके okay, so next essay that we are going to do today is, this is also related to money matters, और ये भी मैंने थोड़ा छोटा करा है आज सुबह, बहुत लंबा लिखा हुआ था, पता नहीं मैं क्या सोच के लिखती होती थी ऐसे। ओके, ये ऐसे एकेडमिक में काफी बार आ चुका है और ये आने के चांसेस भी हैं, और बच्चों को कई बार ये ऐसे समझ नहीं आता कि ये क्या ऐसे है। आपको पता है जितने ये एमएनसीज हैं गुड़गांव में या इस साइड पे जितने भी बाहर की कंपनीज हैं, इन सबको मैंडेटरी है। माय नेफ्यू इज वर्किंग इन वन ऑफ देम, कहते हैं हर साल बुआ इनका बजट होता है कि हमने इस साल 6 लाख देना है एनवायरनमेंट को, या कईयों ने ज्यादा भी देना, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी। तो एनवायरनमेंट के लिए खर्चते हैं और उनका पूरा प्लान होता है, बताना होता है उनको सरकार को कि हमने ये करा है। जैसे ट्री प्लांटेशन कर दी 2 करोड़ की किसी ने इतने की कुछ कर दिया, तो ये सब कुछ उनको फॉरेस्ट के लिए कुछ करना है, एनिमल्स के लिए कुछ करना है, तो एनवायरनमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उधर के जो लोग हैं आसपास उनके लिए भी कुछ करना है। तो इनकी सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे एमएनसीज की है। तो बेसिकली ये है ऐसे उस पे है, एज वेल एज मेकिंग मनी, मींस मेकिंग मनी के अलावा, मेकिंग मनी तो है ही है उनका काम, बिजनेसेस जो भी है शुड आल्सो हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिजनेसेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होनी चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? आप पहले तो मुझे ये बताओ, इससे डिसएग्री करके ऐसे बन सकता है? No, ma'am. इससे No, ma'am. यस इससे मैम बन सकता है डिसएग्री करके? यस कैसे, आप क्या लिखोगे फिर? मैम, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ मैं, हाँ तो उसमें एक बात आती है कि बिजनेस ऑलवेज अ प्रॉफिट मोटिव, और हाँ बाय हुक एंड क्रुक यू हैव टू अर्न द प्रॉफिट, दिस इज द सोलो मोटो ऑफ द बिजनेस। हाँ, ये बात ठीक है, पर पता बट है क्या है? हाँ, मैं आपको बताती हम हूँ जो आपका बट पॉइंट है। डिफिकल्ट होगा बहुत। हम्म, उसमें हमें हाँ, सिर्फ लाइक इतना ही पॉइंट मिलेगा उसमें ना। उसमें एक पॉइंट के अलावा आपका कोई पॉइंट आएगा नहीं। अब इस ऐसे में क्या है, अगर आप डिसएग्री करते हो, आप एग्री करते हो, तो आप मेकिंग मनी पे एक पैरा तो बनाओगे ही ना, क्योंकि वो तो टॉपिक कह रहा या है कि उन्होंने, डेफिनेटली है ना। डेफिनेटली। तो उसमें पहला पैरा आप मेकिंग मनी पे बना दो, और उसके बाद कहो कि उसके अलावा अगर किसी बिजनेस को सस्टेन करना है इन द लॉन्ग रन, यस तो उसको लोगों की गुडविल जीतनी है, यस समझ गए। डेफिनेटली। और अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा बिजनेस, तो फिर पीपल आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। देखो हमारे यस टाउन में, मिडिल ऑफ द टाउन में जहां मैं रहती हूँ, देयर इज द जेसीटी मिल, मतलब टेक्सटाइल मिल, पीपल आर वर्किंग देयर। और आपको पता है कॉटन से डील करते हैं और एलर्जीज होती है, इनके लंग्स जो है खराब हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। इनको स्पेशल मास्क पहनने चाहिए काम करने के टाइम, इनको टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, 85 से मेरी प्रैक्टिस है यहाँ पे, और मेरे पास इनके ओके पीआरओ पेशेंट्स को लेके आते रहे हैं। मतलब रात को 1 बजे किसी पेशेंट को, किसी इनके वर्कर को प्रॉब्लम होती है, इनके पीआरओ को हाथों पैरों की पड़ जाती थी और लेके आते थे हमारे पास कि इनको ट्रीटमेंट करो, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम।
उनकी कोई भी किसी मैम उसमें लाइक ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे अपने एम्प्लॉयज का ही ख्याल रखना नहीं, बाकियों और बाहर का भी देखो। अगर ये जो मिल है, अपने जो वेस्ट मटेरियल है ये बाहर ऐसे ही फेंक दे और बाहर पूरे शहर का नुकसान हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर सीप इन करके ये पोल्यूट कर रहा है, तो ये पूरी मतलब बाहर के लोगों को भी नुकसान हो रहा है। अब शुगर मिल है मेरे या टाउन दैट में, आल्सो बी अ सोशल हाँ इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना फॉर आउटसाइडर्स। इनसाइडर्स के लिए लोगों को जॉब्स देनी भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वहां के हैं, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यस है, ठीक है। आज जैसे शुगर मिल है, स्टार्च मिल है, चलो जेसीडी का तो वर्कर्स पे ज्यादा नुकसान है, पर शुगर मिल है, स्टार्च मिल है, इनकी तो पता है इतना धुआं निकलता है काला काला स्टार्च मिल का सारा। हम कपड़े बाहर यस सूखने डालते थे, सारे सुबह काले हुए होते थे बाहर अगर रह जाए। इनके ऊपर इतना इतना गंद आता था, पोल्यूशन। दे हैव टू हैव वेरी हाई चिमनीज, दे हैव टू डू यस थिंग्स, ओके। सो ये सब I सोशल। agree with the statement, but my question is, if the essay only for the disagree statement, then yes, I can हाँ, write. मैं आप लिख सकते हो। अच्छा, ऐसे एक और ऐसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, गलत नहीं है, अगर आप डिसएग्री करके ऐसे बना सकते हो ना तो आइल्स में गलत नहीं होएगा, पर आपने एक पॉइंट Yeah, को तीनों पैरों में बार बार नहीं लिखना, ये आप नहीं कर लिख सकते हो, सकता, ठीक है। हाँ, yeah, अब जैसे yes. कई एक ऐसे है, मैंने अभी एक ऐसे पढ़ा, पीटी के स्टूडेंट्स का भी मैं शुरू कर रही हूँ, तो मैंने ना ऐसे ऐसे पढ़ा, उसमें पीटी की एक बुक में था कि ये जो टोबैको है इसको बैन कर देना चाहिए। इसका भी जैसे होता है कि ठीक है आपने कॉमर्स डिसएग्री में हो पढ़ा गई। होगा, है ना। अब ये हाँ, कॉमर्स में पढ़ा होगा। अब कई लोग बहुत अच्छा ऐसे बना लेंगे कि डिसएग्री के बैनिंग के अगेंस्ट, कि बैन नहीं होना चाहिए। यस, इकोनॉमी आ गई इकोनॉमी और इकोनॉमी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऐसे बन सकता है बैनिंग के अगेंस्ट। पर मेरे मेरे मन में तो था कि ये तो बड़ी खराब चीज है, इसको बैन होना चाहिए, और मैं इसकी फेवर में लिखूंगी। सो बट आई वेंट टू द साउथ, और साउथ में बड़े बड़े बोर्ड्स पे लिखा हुआ था टोबैको को बैन नहीं करो, टोबैको को किसानों का ध्यान मैम रखो। आपको इनफैक्ट टोबैको की एक बात बताऊंगी मैं, कनाडा हाँ की। हाँ यहाँ पे जो फर्स्ट नेशंस हैं वो टोबैको को एक होली वो मानते हैं, जैसे हम तुलसी को मानते हैं, तो वो उसकी हाँ पूजा करते हैं। हाँ, और बिल्कुल जो बिल्कुल। यहाँ पे लेडीज हैं वो स्पेशल मतलब टोबैको लेती हैं, और उनको उनके पेरेंट्स जब वो टीन एज हो जाते हैं तो ऑफर करते हैं उनको, खुद पीना सिखाते हैं सिगरेट, हाँ जो फर्स्ट नेशंस है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि ये जो मतलब आप बहुत अच्छा ऐसे बना सकते हो ना, आपका ऐसे तो पढ़ने का भी मन करेगा। अच्छा, ये पॉइंट भी है, ओके ये पॉइंट भी है। तो अगर आपने डिफरेंट पॉइंट्स के साथ ऐसे लिखना है, इंटरेस्टिंग ऐसे लिखना है और सॉलिड पॉइंट्स के साथ लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो आइल्स में। देयर इज नो दिस थिंग कि इस ऐसे में मैंने अगर एग्री करा है, डिसएग्री करके अच्छा ऐसे नहीं बनेगा, अच्छा बन सकता है और अच्छे एक्चुअली बैंड भी ला मैं सकता है। हाँ हाँ मैम जी। मेरे पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट क्यों होते हैं, मैंने मास्टर्स 4 डिग्रीज में की है और चारों डिफरेंट फील्ड्स है। हाँ, तो फिर दैट इज व्हाई यू हैव रेड वाइडली ना, यू हैव स्टडीड वाइडली, सो यू हैव आइडियाज, सो यू कैन राइट, ठीक है। पर हमारे मेरे जो बच्चे हैं ना यहाँ पे, ये है 18 ईयर्स। स्टूडेंट्स है अभी। हाँ, अभी स्टूडेंट्स हैं, 18 साल के हैं, तो मेरे को उनके हिसाब से बहुत इजी इजी बातें बतानी है जो वो या एग्जाम में डेफिनेटली। रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, पर ये जो आपने आज सब कुछ बताया है, ये सब बच्चों ने सुन के एंजॉय करा होगा, और बच्चों की जनरल नॉलेज ऐसे ही बढ़ती है। दैट इज यस व्हाई आई मैम, हमें वांटेड। भी अभी भी लर्निंग की कोई एज नहीं हाँ, होती है, लर्निंग की कोई एज अभी नहीं भी है। बहुत कुछ हाँ सीखने को मेरे को हाँ, मिलता है, बिल्कुल अभी सीख बिल्कुल, ही रहे हैं। इवन आई यस लर्न एवरी डे। तो मैं बच्चों को ये, मेरा एम पता है क्या है क्लासेस लेने का, आई जस्ट एंजॉय टीचिंग, बिकॉज आई एंजॉय लर्निंग, एंड टीचिंग इज या द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और मैं अब अपने यस ऐसे करेक्ट डेफिनेटली। करती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने अपने ऐसे करेक्ट करे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये 40-50 बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, इनको भी फायदा हो रहा है, इनको भी फायदा हो रहा मैम है। फैक्ट है, जब आप टीचिंग करते हो तो ज्यादा सीखते ज्यादा हो। सीखते हो, या दैट इज अ फैक्ट। ओके, सो लेट्स गेट टू द essay. The essay is Khushdeep, will you read the essay? Khushdeep, we have a new student. Yes, Khushdeep, yes, yes. chalo padho. I definitely agree with the given statement that the corporate sector should focus on creating personal wealth as well as shoulder social responsibilities. हाँ, अब इस वर्ड में ना मैंने शोल्डर को ना एज ए वर्ब यूज करा है। तो अगर बच्चों को ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको एक वर्ड के दो मीनिंग्स पता है, तो आपको एक तरह से दो दो मतलब पता है, दो वर्ड्स पता है। तो मैंने एक तो एग्री करा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर, अब मैंने बिजनेसेस का सिनोनिम यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर डाल दिया, ठीक है।
I agree with the given statement that corporate sector should focus, उनका focus होना चाहिए creating personal wealth, मतलब अपने लिए money तो बनाना ही है, personal wealth तो करनी है, as well as मतलब इसके अलावा उनको और क्या करना है, they have to shoulder, they have to मतलब लेनी चाहिए, shoulder करनी चाहिए social responsibilities also, ठीक है, they should undertake, यहाँ पे shoulder का ये meaning है, it's used as a verb, okay, this would be beneficial to the society and also for the companies themselves to sustain in the long run. तो ये अगर companies ऐसे करेंगी तो society के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, पर उनके अपने लिए भी अच्छा होगा, ये मेरा view है. अगर आप agree disagree statement के बाद ऐसी कोई line नहीं बना सकते हो ना बच्चे, तो मैंने आपको एक sentence दिया हुआ है, वो लिख देना, उसमें भी 6 प्लस चले जाएंगे. मुझे आप में से कोई बता सकता है वो कौन सा सेंटेंस है, फुल प्रूफ सेंटेंस? Ma'am, here I can use vice and versa. वाइस वर्सा? नहीं. Yes, ma'am. नहीं, वाइस वर्सा तो नहीं जाएगा दिलप्रीत, बिल्कुल. देखो आप मेरे को बताओ वाइस वर्सा का क्या मतलब है? वाइस वर्सा मींस men are doing, again उलट नहीं है ना, उनको भी फायदा और opposite. इनको भी फायदा है. मतलब ये है कि बिजनेसेस को खुद भी फायदा और सोसाइटी को भी फायदा. वाइस वर्सा होता है अगर सोसाइटी कुछ कर रही है बिजनेस के लिए, बिजनेस कुछ कर रही है सोसाइटी के लिए, तो वाइस वर्सा भी है, ऐसे नहीं है, ठीक है. वाइस वर्सा का मतलब डिफरेंट है. आई होप यू आर गेटिंग इट दिलप्रीत, दैट मीन्स डिफरेंट, ठीक है. और वैसे ना मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको 1% भी डाउट है ना कि ये बैठेगा कि नहीं सही, उसको इंट्रोडक्शन में तो मत यूज करना. इंट्रोडक्शन में कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने. राइट अ वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन. मैं आपको पूछ रही थी, मैंने एक सेंटेंस दिया हुआ है, अगर आपको ये वाई यू एग्री और डिसएग्री के लिए सेंटेंस नहीं बनाना आए, तो एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है जो आप डाल सकते हो, सेकेंड सेंटेंस. अमरिंदर, डू यू रिमेम्बर? that is a number of arguments surround my opinion. फिर ये लिख दो और आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है 2 सेंटेंसेस की, ठीक है. ओके, नेक्स्ट खुशदीप. To begin with, it is an inescapable responsibility of every business enterprise to create more money for itself and its employees. हाँ, inescapable का क्या मतलब है? inescapable, escape का क्या मतलब होता है? Inescapable means that can't be avoided. Yes, very good, Yashpreet. Inescapable means that cannot be, जिसे हम escape नहीं कर सकते, ठीक है. inescapable, चलो, जिसे हम मतलब जिसको हम avoid नहीं कर सकते, unavoidable, ठीक है. चलो नेक्स्ट. मैम स्क्रीन छोटी कर दो. छोटी कर दूं कि मतलब दिख नहीं रहा? मतलब हाफ दिख रहा है. ओके, अच्छा, देखो अब मुझे बता देना आप, ठीक है. इज इट ओके नाउ? Yes. चलो पढ़ो. Only when business achieve profitability can the employees remain loyal to the organizations they work for. Meanwhile, companies can themselves remain competitive in the long run. हाँ. In the initial stages, great amount of investments are needed for employee training, buying equipment, advertising, marketing, research, and development. Therefore, economic stimulus is the driving force for employers and employees to work hard. हाँ, तो मैंने ये पहले में ये लिखा है कि इसमें कोई मतलब झूठ नहीं है और इससे बचा नहीं जा सकता कि जो भी बिजनेस खोलेगा उसका प्राइम मोटो होगा पैसे कमाना, अपने लिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए, और उसके लिए उसको बहुत खर्चा करना है. अगर इतना खर्चा करता है पहले, तो उसका प्राइम मोटो यही होएगा ना, मैं अपने खर्चे पहले निकालूं. तो प्राइम मोटो ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न मनी. और टॉपिक क्या कह रहा है? टॉपिक भी यही कह रहा है कि एज वेल एज मेकिंग मनी. तो मैंने उस पे एक पैरा बना दिया है. दिस इज जस्ट वन पैरा ऑन एज वेल एज मेकिंग मनी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो तो टॉपिक ही कह रहा है ना कि आपको मनी जो है वो करना चाहिए, ठीक है. आगे पढ़ो बेटे. खुशदीप, आप 1 मिनट में सारा ही छोटा कर देती हूँ. See, is it okay now? Readable? Yes, ma'am. हाँ. On the other hand, social responsibility is also very essential for business.
In times of natural disasters, business houses are supposed to make generous donations and set an example. All businesses should also abide by the law and never make profit by unethical means. If any business becomes prosperous by honest hard work, it can provide a number of job opportunities which can greatly reduce the pressure of social unemployment. हाँ, तो मैंने इसमें वही पॉइंट डाला है कि कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं। एक तो मैंने बोल दिया, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आए तो दीज बिजनेस हाउसेज आर सपोज टू मेक जनरस डोनेशंस। आपको ये पता ही है, जहाँ पे अगर कोई भूचाल आता है या कुछ आता है, तो ये सहारा वाले, टाटास, बिरलाज, अंबानीज, ये कितने कितने लाखों करोड़ों रुपए देते हैं वहाँ पे। तो ये जो बिजनेस हाउसेज है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आए तो वहाँ पे दें। फिर इनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ से अबाइड करें, कोई अनएथिकल मीन से कमाई ना करें। और अगर ये सही तरीके से प्रॉस्परस होते हैं तो ये बहुत सी जॉब जनरेट कर सकते हैं लोगों के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज, उससे सोशल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से सोसाइटी को बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस कर सकती हैं ये बड़ी बिजनेस हाउसेस, उससे भी ये सोसाइटी को अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। मैम दोबारा बताना प्लीज। ओके, ये मैंने इस पैरे में ये लिखा है कि जो सोशल रिस्पॉन्स, पहले मैंने पैरे में कर दिया ना कि उनके लिए पैसा कमाना क्यों जरूरी है, टॉपिक ने बोला ना पैसा कमाना जरूरी है, उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए। तो मैंने पहले पैरे में बता दिया है कि क्यों पैसा कमाना जरूरी है बिजनेसेस के लिए। और दूसरे पैरे में फिर मैंने कहा ऑन दी अदर हैंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अगर अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो इनको बहुत पैसे डोनेट करने चाहिए। और इन इन सारे बिजनेसेस को अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, जो लॉ के साथ है वैसे ही जाना चाहिए, कुछ गलत नहीं करना चाहिए। सपोजिंग, मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोजिंग लॉ है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, इनको अपने जो एफ्लुएंट्स है, एफ्लुएंट्स होता है जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, इनके जो एफ्लुएंट्स हैं उनको ट्रीट करके फेंकना है, ऐसे नहीं फेंकना। ऐसे अगर फेंक देंगे तो उनमें से जो इनके हार्मफुल केमिकल्स हैं वो नीचे सीप इन करके अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट कर देंगे, जो हम पानी पीते हैं, जो हमारा पीने का पानी है। ठीक है, तो अगर वो ऐसे करेंगे, लॉ है कि वो उनको ट्रीट करके डालना है, पर वो नहीं लॉ को मान रहे हैं, तो ये एक तरह से गोइंग अगेंस्ट द सोसाइटी एंड लॉ, ये नहीं करना चाहिए उनको। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जाम्पल दे दिया मैंने इसका। और फिर अगर कोई बिजनेस जो है वो गलत तरीके से प्रॉस्परस हो रही है, गलत काम कर रही है, तो वो भी नहीं करना चाहिए उनको। और फिर इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी चाहिए आसपास के लोगों के लिए, ताकि ये सोसाइटी का फायदा कर सकें, और इससे सोशल अनएम्प्लॉयमेंट कम होएगी। मतलब सोसाइटी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, तो सोसाइटी में क्या होता है, अगर आप देखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत से यंग पीपल है और वो उनको जॉब्स नहीं है, यंग पीपल में इतनी एनर्जी होती है ना, अगर उनको जॉब मिल जाएगी तो सारी एनर्जी जॉब में लगा देंगे, पर अगर जॉब नहीं मिली तो सारी एनर्जी वल्गैरिटी, क्राइम और लूटपाट पे लगाएंगे, तो फिर वो सोसाइटी के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो इन बिजनेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे ताकि सोसाइटी अच्छी रहे। समझ आ गया बेटे पॉइंट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पढ़ना। Furthermore, taking social responsibility would help these large business house themselves. For example, when any business house donates for charity, the media spreads a word about their efforts and they get advertisement for free. In my hometown, many parks and roundabouts are maintained by textile, sugar, and starch mill in my hometown. These business houses do not need to spend extra for their adverts. Providing scholarships to poor, meritorious students is another way these enterprises can take social responsibility. हाँ, तो मैंने ये पहले पैरे में मैंने ये लिख दिया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और लोगों का भला करेंगे तो चलेंगे। फिर मैंने ये लिख दिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा था कि उसका इनको भी फायदा है। तो मैंने ये लिखा है अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ये जो बिजनेस हाउसेज हैं, तो इनको इनको अपने आप भी फायदा होता है। अब देखो, अगर कोई यहाँ पे जब गुजरात में आया था 2000 में भूचाल, अगर ये इन्होंने अंबानीज ने हेल्प करा, रिलायंस वालों ने हेल्प करा, तब क्या हुआ कि
सारे खबरों में, सारे न्यूज में आ रहा था कि इन्होंने इतने पैसे दिए, इन्होंने इतने पैसे दिए, इन्होंने इतने पैसे दिए। अब 10 सेकंड की जो एडवर्टीजमेंट है, एक 10 सेकंड की एडवर्टीजमेंट 2 लाख से ऊपर है। दिन में पता नहीं कितनी बार एडवर्ट देते हैं, महीने में कितनी हो जाती हैं, और इसके इनको इतने पैसे देने पड़ते हैं। जब ये डोनेट कर रहे हैं, इनका नाम वैसे ही आ रहा है, तो इनको फ्री में एडवर्टीजमेंट नहीं मिल रही कि ये इन्होंने करा, तो दे आर गेटिंग एडवर्टीजमेंट, तो इनको खुद को भी फायदा है। अगर ये पुअर जो मेरिटोरियस होते हैं, जो बच्चे मेरिट में आते हैं, जो गरीब हैं, अगर ये शहर में, जिस शहर में ये कंपनी है, अगर ये बोले कि जितने बच्चों ने इस बार अच्छे अच्छे मार्क्स लिए हैं उन सबको हमने अवार्ड्स देने हैं, और एक पार्टी कर देते हैं उन बच्चों के लिए, एक मीटिंग बुलाते हैं, लोग बुलाते हैं, तो क्या इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही? इनका अपना फायदा नहीं हो रहा? लोग ये नहीं सोच रहे कि ये बड़ी अच्छी कंपनी है? तो ये इनको खुद को भी फायदा है। इस पैरे में मैंने ये बात बताई है। आप समझ आ गया इससे सबको? प्लान है ना पैरे में, देखो प्लान है। पहले पैरे में मैंने बता दिया कि पैसे कमाना उनका काम है, दूसरे पैरे में बता दिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे लोगों को लिए बेनिफिट होता है, तीसरे पैरे में बता दिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो इन हाउसेस को खुद भी फायदा होगा। तो एक प्लान है, कोई पॉइंट रिपीट नहीं हुआ। तो ये आपको प्लान बनाना है अपने एस्से में, हर एस्से में। अगर प्लान से लिखोगे, आइडियाज रिपीट नहीं होंगे, तो हाई स्कोरिंग जाएगा। डिड यू ऑल गेट इट? समझ आ गया बेटे एस्से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सम अप में कुछ नया नहीं लिखना, सम अप में इट कैन बी रीइटरेटेड। अच्छा, रीइटरेटेड का मतलब है दोबारा कहना किसी वर्ड को। आप एग्री डिसएग्री ऐसे में ये वर्ड आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको अपना व्यू रीइटरेट करना है दैट बिजनेसेस नीड टू मेक मनी एंड आल्सो लुक इनटू देयर सोशल ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटीज। This would be a win-win situation for the society and the enterprises themselves. Win-win situation क्या होती है? इधर भी विन, उधर भी विन, सोसाइटी के लिए भी विन एंड बिजनेस हाउसेस के लिए भी विन। तो इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर द सोसाइटी एंड द एंटरप्राइजेस देमसेल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे पे चले। अब किसने पढ़ना है? मेरे को वॉलंटियर चाहिए। श्योर। इसको बड़ा करूं कि आपके छोटा चलेगा? बताओ। मैम बड़ा ही कर बड़ा कर दूं कोई ना? बात नहीं, मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, नहीं अब बताओ, अब ठीक है? जी। हाँ चलो। In recent time, economic growth has made some people richer in both developed and developing countries. Okay. While studies shows that people in developing countries are happier now than before. People in developed countries are no happier than they were before. Why do you think this is and what lessons can be learned from it? अच्छा, ये इससे भी मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा है आज। तो अब बच्चे ये वाली फाइल से करना, जितने बच्चे भी मेरी क्लास में हो इस टाइम। अच्छा ये बताओ, ये जो है रीसेंट टाइम्स में, मतलब अभी अभी पीछे कुछ, मतलब कुछ सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, मतलब दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, लोगों की इकोनॉमी बढ़ी है, तो हैज मेड सम पीपल रिचर इन बोथ। डेवलप्ड कंट्रीज में भी लोगों की इकोनॉमी बढ़ी है और डेवलपिंग कंट्रीज में भी लोगों की इकोनॉमी बढ़ी है। ठीक है, अब स्टडीज क्या कहती हैं? स्टडीज कहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज के लोग, अब देखो हम ना इसमें इमेजिन करते हैं कि इंडिया की बात हो रही है और अमेरिका की बात हो रही है। स्टडीज कहती है कि इंडिया के लोग तो बड़े खुश हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, पर अमेरिका के लोग खुश नहीं हैं, जल भुन रहे हैं कि ये क्यों हमारे पास पहुंच गए, ये अच्छे थे हमसे पीछे। ठीक है, तो ये है ऐसे। अब ये ऐसे कौन सी ब्रॉड कैटेगरी का है? नीचे वाले 2 सेंटेंस बताएंगे आपको। मेरे को कोई आप में से बताएगा स्टूडेंट, व्हाई डू यू थिंक दिस इज एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट? व्हाट इज द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ दिस एसे? दिलप्रीत, दीपिंदर, First, हाँ जी, कौन सा एसे है ये बताओ? दिस इज एनीबडी, चलो सलोनी। Problem solution. प्रॉब्लम सोल्यूशन कैटेगरी में डालते हैं, पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वैसा ही Yes, direct. डायरेक्ट क्वेश्चन। can be learned from it. डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे, यू हैव टू आंसर दीस टू थिंग्स। ठीक है, चलो शानवीर आगे पढ़ो। शानवीर, यस शानवीर, यू आर रीडिंग।
Okay, ma'am. दो हाँ म्यूट नहीं किया. हाँ The growth in the global economy means different things to different people. हाँ To the developing world, recent growth is seen as positive. हाँ Uh, to the already developed countries, this growth brings with it increased global competitiveness and is thus such as negative. हाँ, it is seen as negative. ठीक है. Thus seen हाँ as negative. हाँ. Both sides will be analyzed in the essay. ये The बोथ lesson साइड्स we नहीं है, get देखो from the मैंने different ब्लंडर करा हुआ है. perception towards different. ओके, इसको मैं थोड़ा ठीक कर रही हूँ बेटा. ये बोथ साइड्स नहीं है ऐसे का. ठीक है. व्हाई डू यू थिंक दिस इज द रीजंस? चलो अब देखो, इसमें ना बोथ साइड्स नहीं था. सी आई डिडंट इवन नोट दिस मिस्टेक आई डन. अभी मैंने जब आपने पढ़ा है तो नोट करा है, क्योंकि वो डिस्कस बोथ साइड्स वाला ऐसे ही नहीं है. तो इसमें क्या है, उन्होंने पूछा है व्हाई डू यू थिंक दिस इज. तो हमें एक सेंटेंस इसके लिए बनाना है कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों लोग खुश नहीं है, और इससे क्या लेसन सीख सकते हैं. तो ये दोनों चीजों को इंट्रो में टच करना है. ओके. अब ये वाला जो है मैंने पहले लिखा है कि जो ग्रोथ हुई है ना ग्लोबल इकोनॉमी की, इसका अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मतलब है. इसका डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट मतलब है. जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें ये पॉजिटिव देखा जाता है. पर जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इस ग्रोथ के साथ उनके लिए क्या आई है, उनके लिए कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, और इसलिए वो इसको नेगेटिव देखते हैं. अब ये इस ऐसे में the reasons for the unhappiness of people in the developed countries will be discussed, and also the lesson we learn from this different perception, the lesson we learn from this shall also be discussed. ठीक है, छोटा कर दिया, बहुत लंबी इंट्रोडक्शन बन रही थी. ठीक है. The lesson we learn from this will also be discussed. ये ऐसे डिफिकल्ट ऐसे है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, पर आप अभी पढ़ लोगे आपको इजी लगने लग जाएगा. तो दो चीजें मांगी है, उन दोनों के लिए मैंने ये क्वेश्चन बना दिया है. और पहले मैंने पैराफ्रेज करके ये लिख दिया है कि जो ग्रोथ है ग्लोबल इकोनॉमी की, इसका डिफरेंट मतलब है डिफरेंट लोगों के लिए. डेवलपिंग वर्ल्ड के लोगों के लिए इसका मतलब बहुत अच्छा है, वो बड़े खुश हैं. डेवलप्ड कंट्री के लोग इससे ज्यादा खुश नहीं हैं. और अब आगे पढ़ते हैं कि ये क्यों है. चलो. यस. For people in developing world, it means better opportunities for personal and professional growth. Now they have high disposable incomes that make it possible for them to lead luxurious lives. They can now buy the latest gadgets, travel to the most exotic places on earth, and own luxury apartments and cars. Their children now get world-class education and healthcare. None of these would have been possible if the economy wasn't growing. So for the people in the developing world, world growth in the economy is a positive development. तो ये आपको समझ आ गया कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनके लिए क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि अब उनके पास पैसे हैं, अब वो लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, जहां घूमने जाना चाहें घूम सकते हैं, तो वो अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छी हेल्थ केयर है उनके पास. अगर इकोनॉमी नहीं ग्रो करती तो ये कुछ नहीं होना था उनके लिए, इसलिए वो लोग ज्यादा खुश है. ये पैरा समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. ओके. अब अगला देखो. On the other hand, economic growth has different meaning for people in the developed world. Majority of the people in the developed world already led comfortable lives. The recent growth in the global economy hasn't really done anything to further improve their standard of living. What is more, they now face stiff competition from their counterparts in the developing countries. More and more jobs now get outsourced to the developing world, where the cost of the labor is low compared to the
compared to that in the West. As a result of this, people in the developed world are now losing their jobs. Needless to say, they aren't all that happy with the sudden spurt in global economy. हाँ, तो इसमें मैंने सिर्फ ये बताया है कि वो क्यों खुश नहीं है। देखो उनके पास तो पहले ही सब कुछ था, ठीक है। अब उनने जो ग्रोथ आई है इकोनॉमी में और आ गया थोड़ा पैसा, पर उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और ऊपर से उनको कंपटीशन मिलने लग गया है। उनकी कंट्री की जो कंपनीज हैं जहाँ पे उनको जॉब्स मिल रही थी, वो आउटसोर्स कर रहे हैं, सारा कुछ इंडिया से करवा रहे हैं या चाइना से करवा रहे हैं। तो उनकी अपना तो उनका नुकसान ही हो रहा है ना, उनकी तो नौकरियां जा रही हैं, ठीक है। तो फिर वो खुश नहीं है भी, ये सारी दुनिया के इकोनॉमी बढ़ रही है, उनकी भी बढ़ी है, पर वो खुश नहीं है क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ फर्क तो आया नहीं। उनके पास तो पहले भी सब कुछ था, अब सब कुछ है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो, अगर कोई पहले ही 2 लाख कमा रहा है महीने के, अब उसकी कमाई 4 लाख हो गई है, तो उसका कोई फर्क थोड़ी पड़ना है उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। 2 लाख भी बहुत था उसके लिए और 4 लाख भी बहुत है, कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में उनको फर्क पड़ेगा, इसलिए वो ज्यादा खुश नहीं है, ठीक है। और ऊपर से उनको कंपटीशन मिल रहा है। अब एक पैरा मैंने बनाना है कि हम इससे एक लेसन क्या सीखते हैं, हम इस सब से क्या लेसन सीखते हैं। अगर वो कंट्री, आप देखो, आपने ऑस्ट्रेलिया में 1-2 साल पहले खबरें सुनी होंगी कि किसी इंडिया का बंदा था, वो ड्राइव कर रहा था, उसको मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि उनकी जॉब्स जा रही हैं, वो खुश नहीं है। दिस इज व्हाट वाज द रीजन। आपको याद है ये न्यूज आई थी 1.5-2 साल पहले, 2-3 इंसिडेंसेस हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हमारी कंट्री के बच्चे जो पार्ट टाइम जॉब्स करते थे वो थोड़े कम पैसों में करने लग गए थे, फिर वो इनको जॉब्स ज्यादा मिल रही थी, उन लोगों की जॉब्स जा रही थी, तो वो उन्होंने 1-2 मर्डर्स करे, इस चक्कर में मर्डर्स भी हुए। आप देखो, तो ये जो है ना ग्रोथ इन इकोनॉमी, ये इसका सोल्यूशन है, द लेसन वी लर्न, सॉरी नॉट द सोल्यूशन बट व्हाट लेसन वी लर्न। चलो पढ़ो शानवीर। The lesson we learn is that the growth of the economy is in developing world should not hamper the economy of the people of the developed countries. Jobs and opportunities for the people of the developing countries should be generated within their countries and not in the developed countries. Governments of developed countries should not lay off their people to give low paid jobs to others. हाँ, तो लेसन यही सीखा है कि जो ग्रोथ इन इकोनॉमी है ना डेवलपिंग वर्ल्ड की, उसका उन पे असर नहीं जाना चाहिए। जो डेवलप्ड वर्ल्ड के लोग हैं उनकी जॉब्स नहीं जानी चाहिए, इनकी जॉब्स अपनी कंट्री में जनरेट होनी चाहिए। और डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों को, डेवलप्ड कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनको अपने लोगों को ले ऑफ नहीं करना है कि उनको सस्ते वर्कर मिल रहे हैं। तो ये सब लेसन हम सीख रहे हैं इससे कि ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे। मैम जॉब से लेके वो कंट्रीज तक वाली लाइन दोबारा बताना है। जॉब्स एंड लास्ट सेकंड। अपॉर्चुनिटीज, हाँ, जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं, जैसे डेवलपिंग कंट्री इंडिया है, तो इनके लिए जो जॉब्स हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं वो जनरेट करनी चाहिए विद इन देयर कंट्रीज, उनकी कंट्रीज में, ना कि अमेरिका से लानी चाहिए हमें जॉब्स। आउटसोर्सिंग हो रही है ना वहां से जॉब, वहां अपने लोगों को वो ले ऑफ करके इंडिया से काम करवा रही हैं, वो कई आईटी कंपनीज हैं यूएस की। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि वो जस्ट सस्ते लोग मिल रहे हैं ना यहाँ पे, अपनी कंट्री में उनको बहुत बहुत पे देनी पड़ती है उनको, यहाँ से आउटसोर्स करवाते हैं, उनका खर्चा बहुत बचता है, और यहाँ के लोग खुश हैं क्योंकि जहाँ जितना उनको यहाँ से मिलता है उससे ज्यादा मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जॉब है, अपॉर्चुनिटीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, वो डेवलपिंग कंट्री के लोगों को, डेवलपिंग कंट्री की सरकारों को उनको जॉब्स देनी चाहिए, ना कि बाहर से जॉब्स मिले, ताकि वो लोगों के की मतलब इनके साथ कोई वो ना बढ़े ना, और वो ना खुश ना हो जाए ये इकोनॉमी इनकी बढ़ रही है। और उनकी जो सरकारें हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की सरकारें हैं, उनको अपने लोगों को ले ऑफ नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज उनको सस्ते वर्कर मिल रहे हैं और कंट्री से। तो ये आप समझ आ गया बेटे पॉइंट? Yes. Okay. To sum up, the facts given above should explain why researchers feel that people in the developing countries are happier with the growth in global economy than people in the developed world. ठीक है, चलो। मैम Yes, हाँ जी। मैम आपने ऊपर नीडलेस टू से लिखा था ना, उसका क्या मतलब था? इसमें कोई शक नहीं है, इसका ये मतलब है। कहाँ पे है? यही ऊपर लास्ट लाइन, नीडलेस टू। अच्छा, नीडलेस टू से।
हाँ तो मतलब therefore कह दो, therefore they aren't at all happy. Needless to say means कहने की भी जरूरत नहीं है वो क्यों खुश नहीं है. Okay, needless to say. ठीक है, just a way of saying things. अच्छा, अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं ना सारे एसेस के टॉपिक समझा रही हूँ आपको, और वील कंटिन्यू दिस क्लास टुमारो, और हम ना बाकी टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेंगे, पर मैं टॉपिक के नाम समझा रही हूँ. आज आप पढ़ोगे ये सारे टॉपिक्स, ठीक है, और अगर आपको कोई डिफिकल्ट लगेगा उसको हम कल फिर पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे. ये है, सम पीपल बिलीव दैट द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस ए हैप्पियर सोसाइटी is to ensure that there are only small differences between the richest and the poorest member. अच्छा, ये ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मैं आज करा रही हूँ आपको डिटेल में, बाकी मैं आपको टॉपिक समझाऊंगी. सो वील गो इनटू दिस ऐसे आल्सो. आप लोग थक तो नहीं गए हो? एंजॉय कर रहे हो ऐसे? मैम. ओके. हाँ, क्योंकि पता है जब मैं क्लास में पढ़ाती थी ना यहाँ पे, फिर तो मुझे उबासियां दिखने लग जाती थी, अब मुझे दिख नहीं पा रही हैं, और फिर मैं बंद करती थी पढ़ाना. मैं तो थकती नहीं हूँ. मैं बच्चों को कहती हूँ मेरी डिक्शनरी में टायर्ड वर्ड नहीं है, तो बच्चे कहते हैं डिक्शनरी देख के नहीं खरीदी थी. तो ये ऐसे भी हो जाता है. ठीक है, ओके. सो ये है ऐसे कि कुछ लोग कहते हैं, हु विल रीड इट? आप में से आओ कोई जना आगे. गुरप्रीत मैम. हाँ चलो, हाँ बोलो. नितिका बोल रही, कौन बोल रही है? यशप्रीत. हाँ बोलो, चलो. Some individuals are of the opinion that the most effective way to bring. पहले टॉपिक पढ़ के समझाना है मुझे, पढ़ना. Okay. Some people believe that the best way to produce a happier society is to ensure that there are only small differences between the richest and the poorest members. To what extent do you agree or disagree? हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो सबसे अच्छा तरीका है, the best way to produce a happier society, कि सबसे अच्छा तरीका जो है happier society produce करने का, वो है कि to ensure, make sure, कि इसको पक्का करो कि जो रिच एंड पुअर हैं उनमें बहुत कम डिफरेंस है, उसमें स्मॉल डिफरेंसेस हैं, ज्यादा नहीं है. ऐसा नहीं है कि रिच बहुत रिच है और पुअर बहुत पुअर है, ऐसा नहीं है. और ये वो कहते हैं कि ये सबसे अच्छा तरीका है एक सोसाइटी को खुश बनाने के लिए, हैप्पियर बनाने के लिए. इससे आप सहमत हैं कि नहीं सहमत है? अब मैं इसमें ना आपको एक चीज समझाने लगी हूँ. द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका, द ओनली वे, सिर्फ एक ही तरीका. ऐसे कोई भी वर्ड होते हैं ना ऐसे में, वो कैटेगोरिकल वर्ड्स होते हैं. इनके साथ क्या करना इजी होता है बेटे, बताना? डिसएग्री करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इससे डिसएग्री करके बोलो कि हाँ ये एक अच्छा तरीका है पर सबसे अच्छा नहीं है, और भी तरीके हैं जो इतने ही अच्छे हैं, या हो सकता है इससे भी अच्छे हो. तो ये आपको समझ आ गया पॉइंट जो मैं कह रही हूँ, कि अगर द बेस्ट वे आ जाए आपके टॉपिक में तो आपको इजीली डिसएग्री करना है, और फिर इस पे भी एक पैरा बना देना कि हाँ अगर डिफरेंस कम करते हैं रिच पुअर का तो सोसाइटी खुश तो होती है, पर ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है. ठीक है, और क्यों नहीं है वो फिर आपको अपने पैरे में लिखना है कि क्यों ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है. ठीक है, ओके. तो ये पढ़ो आगे बेटे, यशप्रीत. Some individuals are of the opinion that the most effective way to bring about a satisfied society would be to narrow the wealth inequality. I, however, disagree with this perspective. While I believe that reducing the rich-poor gap could help to some extent, this is certainly not the best way. ओके तो ऐसे में जिसमें आपको एग्री डिसएग्री ऐसे है, आपको पहले सेंटेंस में पैराफ्रेज करना है. तो मैंने पैराफ्रेज कर दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि सबसे इफेक्टिव वे है अगर कोई सेटिस्फाइड सोसाइटी बनानी है, हैप्पी सोसाइटी बनानी है, तो नैरो करना है. हमें क्या नैरो करना है? वेल्थ इनइक्वालिटी. जो वेल्थ की इनइक्वालिटी है उसको हमें कम करना है. जो वेल्थ इनइक्वल हो रही है, मतलब रिच बहुत रिच हो रहे हैं, पुअर, इसको हमें कम करना है. तो ये सबसे अच्छा तरीका है. मैं इससे डिसएग्री करती हूँ, मैं इस पर्सपेक्टिव से डिसएग्री करती हूँ. वाइल मेरा मानना है कि रिच पुअर गैप को कम करने से कुछ मदद तो मिल सकती है, ये डेफिनेटली सबसे अच्छा तरीका नहीं है. ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है क्यों मैं डिसएग्री कर रही हूँ. अगर आपसे ये सेंटेंस नहीं बने तो फिर आप क्या लिख सकते हो? A number of arguments surround my opinion. ठीक है,
ये लिख सकते हो, दैट इज गुड इनफ। कोई ऐसा नहीं है 6 बैंड्स के लिए, इवन 6.5 के लिए दैट इज गुड इनफ। ठीक है, जिन बच्चों को ये बनाने में प्रॉब्लम है वो सेंटेंस कर लें, क्योंकि वो लिखना पड़ेगा ना फिर एक सेंटेंस। ठीक है, आगे पढ़ो यशप्रीत। Admittedly, narrowing the financial gap between the two poles bring about social happiness. For example, the wealth gap arising from power and corruption is certainly unfair and needs to be gotten rid of, and only in that way can social satisfaction be achieved. But then there are those who have become very rich because of their hard work and perseverance. In such cases, Perseverance. In such cases, if steps are taken to bring the rich down by increasing their tax slabs, then it would lead to their unhappiness, and so the whole society will again not be happy. Therefore, efforts should be made in other directions for a happier society. हाँ, तो मैंने शुरू ऐसे करा है कि एडमिटेडली इसको मानना पड़ेगा हमें कि अगर हम फाइनेंशियल गैप को कम करते हैं और उससे थोड़ी सोशल हैप्पीनेस तो आएगी, उससे लोग थोड़ा खुश तो होंगे। अगर हम 2 पोल्स को, जो रिच और पुअर के 2 पोल्स है, उनको हम उनका गैप कम करते हैं, फाइनेंशियल गैप, तो थोड़ी सोशल हैप्पीनेस तो आएगी। उदाहरण है कि जो वेल्थ गैप जो अराइज हो रहा है पावर और करप्शन से, अब जो ये जो मिनिस्टर लोग हैं बहुत करप्शन करके पावर करके एकदम करोड़ोंपति बन जाते हैं, और ये तो हमें हटाना ही हटाना है वेल्थ गैप, इस तरह का तो हमें वेल्थ गैप कम करना ही करना है। ठीक है, उससे फिर सोशल सेटिस्फेक्शन तो आएगी लोगों में। पर फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत मेहनत करके अमीर हुए हैं, फिर अगर उनको हम नीचे लाएंगे, जैसे टैक्स स्लैब उनका बढ़ा देंगे कि अगर अच्छा आपने इतना कमा लिया अब आप इतना टैक्स दो, तो फिर वो नेचुरली वो लोग खुश नहीं होंगे, तो फिर सोसाइटी के सारे लोग तो फिर खुश ना हुए। तो मेरा ये मानना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमें वेल्थ गैप को कम करने से तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम वेल्थ गैप अब अगर ऐसा कम करेंगे कि जिन्होंने गलत तरीकों से कमाया है, अगर हम उनकी कमाई को कम करते हैं तो कुछ तो सोसाइटी खुश होगी। ठीक है, पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है, रात दिन एक करके पैसा कमाया है, अगर उनके पैसे को कम करने की हम कोशिश करेंगे कि उनका टैक्स स्लैब बढ़ा दें ताकि रिच पुअर का गैप कम हो जाए, वो लोग ज्यादा टैक्स दे दें और जो उनसे कम वाले हैं वो कम टैक्स दें और ना टैक्स दें, तो फिर वो लोग नहीं खुश होंगे, तो इससे भी पूरी सोसाइटी तो खुश नहीं ना हुई। तो मैंने ये पॉइंट रख दिया कि उससे कुछ तो फायदा होगा, पर अल्टीमेटली वो सबसे अच्छा तरीका क्यों नहीं है, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। ये पैरा सबको समझ आ गया? Could you repeat please ma'am? श्योर। देखो मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि रिड्यूसिंग द रिच पुअर गैप कुड हेल्प टू सम एक्सटेंट, मींस उससे थोड़ा फायदा तो होगा, ये सर्टेनली सबसे अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया कि उससे क्या फायदा होगा, मैंने ये लिखा है कि अगर हम नैरो करेंगे फाइनेंशियल गैप, उससे थोड़ी बहुत तो सोशल हैप्पीनेस आएगी, कुछ तो लोग खुश होंगे। फिर मैंने एग्जांपल डाल दिया कि जो लोग पावर और करप्शन से बहुत अमीर हो गए हैं, अगर उनको हम उस गैप को कम करेंगे, उनकी जो काले धन की कमाई है उसको सरकार उसको जब्त करे या पकड़े, तो फिर लोग तो खुश होंगे ना कि उन्होंने ऐसे गलत तरीकों से कमाया था, अब वो उतने अमीर नहीं रहे, तो फिर वो कुछ लोग तो खुश होंगे और सोशल सेटिस्फेक्शन आएगी। पर फिर मैंने साथ में ये बोला है कि जो कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत करके अमीर हुए हैं, अगर हम उनके पैसे ऐसे सरकार ले लेगी टैक्स ज्यादा करके या कुछ करके, तो फिर वो लोग तो नाखुश हो जाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो मेहनत करके कमाए हैं। तो फिर ऐसे करने से पूरी सोसाइटी तो फिर खुश नहीं हुई, इसलिए ये मेथड सबसे अच्छा मेथड नहीं है कि हम वेल्थ गैप को कम करें। हमें वेल्थ गैप को कम करना चाहिए, पर सिर्फ उन लोगों की वेल्थ गैप को कम करना है, मतलब उन लोगों की वेल्थ कम करनी है जिन्होंने गलत तरीकों से कमाई है। जिन्होंने सही तरीकों से मेहनत करके कमाई है उनकी वेल्थ कम करेंगे तो वो सोसाइटी का सेक्शन अनहैप्पी हो जाएगा। समझ गए अब? यस मैम। हाँ, ओके, तो ये पैरा मैंने वैसे बना दिया। अब फिर मैंने और तरीके बताने हैं कि कैसे हम सोसाइटी को हैप्पी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है कि अदर थिंग्स, मेरी इंट्रोडक्शन देखो फिर से, अदर थिंग्स मैंने लिखा है, व्हाइल आई बिलीव दिस इज नॉट द बेस्ट वे, यहाँ पे मैंने इस पैरे में लिखा है देयरफॉर एफर्ट्स शुड बी मेड इन अदर डायरेक्शंस फॉर ए हैप्पियर सोसाइटी। मैंने इस पैरे के एंड में ये लिख दिया कि एफर्ट्स और डायरेक्शंस में लगाओ, वेल्थ गैप कम करने में नहीं एफर्ट लगाओ, और डायरेक्शंस में लगाओ ताकि हम सोसाइटी को खुश रख सके। ठीक है, चलो अब अगले और देखो कौन सी डायरेक्शन में जानी है।
Ma'am, in the first paragraph, the last line, we can use although it is a good way, but we should use other method. हाँ बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो. Very good. You can say although it is a good way, but it is not the best way and we should use other methods. ठीक है? Next पढ़ना यशप्रीत. To have a happier society, the focus should be on the raising the standard of living and opportunities for the very poorest of the society. If this were accomplished, the gap between rich and poor would indeed be reduced, and it would be extremely welcome. The poorer sections should be taken care of by the government in every way, given jobs, housing, and welfare for all medical and social needs. हाँ, तो मैंने ये बोला है कि हैप्पियर सोसाइटी लेनी है ना, तो फोकस जो बहुत रिच है उनके उनके पैसे कम करने पे मत लगाओ. फोकस करो कि जो बिल्कुल नीचे है, जिनके पास बिल्कुल नहीं है, उनका स्टैंडर्ड रेस कर दो. गैप तो फिर भी कम हो जाएगा. जो ऊपर वाले वो अपनी जगह पे रहें, पर जो बिल्कुल जमीन पे लगे हुए हैं उनका उनका स्टैंडर्ड आप थोड़ा रेज कर दो. तो उससे उससे वेल्थ इनइक्वालिटी कम हो जाएगी और हैप्पियर सोसाइटी हो जाएगी. मतलब गैप तो कम करा है, पर हमने गरीबों को दे के कम करा है. हमने अमीरों को नीचे खींच के नहीं कम करा, गरीबों का लेवल रेज करके कम करा है. ये पॉइंट समझ आ गया. एक पॉइंट तो मैंने ये बनाया है कि जो पुअर पीपल है, जो बिल्कुल पुअर है, वेरी पुअरेस्ट ऑफ सोसाइटी है, उनको उनको सरकार हर तरह की दे, उनको जॉब्स दे, उनको घर दे, उनको उनकी मेडिकल एंड सोशल नीड्स के लिए वेलफेयर, मतलब उनको पैसा दे इन सब चीजों के लिए, तो सोसाइटी हैप्पी सोसाइटी हो जाएगी. अगला देखो पैरा. Another important factor to create a happier society is to raise the level of education. When the whole society is equipped with education, happiness is ensured. Finally, a better living environment makes the public happier. As environment is being harmed, people are suffering from many diseases because of pollution. So pollution needs to be controlled for a happier society. हाँ, तो देखो इस पैरे में मैंने 2 पॉइंट्स डाल दिए. एक तो मैंने कह दिया कि सारी सोसाइटी को एजुकेट करो. अगर सारी सोसाइटी एजुकेट हो जाएगी, हैप्पीनेस इंश्योर हो जाएगी, बिकॉज एन एजुकेटेड सोसाइटी इज ए हैप्पी सोसाइटी. और फाइनल पॉइंट मैंने दे दिया कि जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करो. अगर एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा तो सारे लोग खुश हो जाएंगे, बिकॉज लोगों को एनवायरनमेंट का बहुत नुकसान हो रहा है. आई रिमेम्बर दिल्ली की अब सिचुएशन काफी बेटर है, पर कुछ साल पहले आई वेंट टू दिल्ली एंड जैसे ही स्टेशन से मैं उतरी ट्रेन से, और बाहर आंखें दर्द करने लग गई थी. मतलब इतनी पोल्यूशन हवा में. आई वाज वंडरिंग ये लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे, कैसे रहते हैं. मतलब एक दिन निकालना मेरा मुश्किल था. टू कम बैक द नेक्स्ट डे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पेंड वन डे ओवर देयर. सो मैं ये सोचती हूँ कि पोल्यूशन भी दिल्ली में पोल्यूशन आगे से काफी कम करी हुई है, और उसकी वजह से ऑड इवन का जो भी फंडा लगाया उसकी वजह से लोगों की हैप्पीनेस लेवल बढ़ा तो है. ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं इस हिस्से में. नेक्स्ट देखना. To sum up, there is no doubt that economic inequality can be pernicious and damaging, but decreasing the gap is not the best way for a happier society. The focus should be on lifting the bottom and not pulling the top down. हाँ, तो मैंने ये लिखा है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है जो परनिशियस मींस जो मतलब खराब होती है और डैमेजिंग होती है, पर गैप को डिक्रीज करना हैप्पियर सोसाइटी एंश्योर नहीं कर सकता. फोकस जो है ऊपर को, बॉटम को ऊपर लिफ्ट करना है, फोकस ऊपर को नीचे खींचना नहीं है. मतलब ये आप इसको चाहे नहीं लिखो, मैं पर ये समझ आ गया आपको पॉइंट कि फोकस क्या है, कि अमीरों का पैसा कम करना नहीं है फोकस, गरीबों का लेवल रेज करना फोकस होना चाहिए. गैप तो कम करना ही है, पर उस वे में नहीं करना कि जो ऐसे इम्प्लाई कर रहा है कि गैप कम करो मींस अमीरों को जो पैसा उससे उनसे ले लो और उसको कम करो गैप को. दैट इज द मेन. तो मैंने ये एजुकेशन का पॉइंट डाल दिया, एनवायरनमेंट का पॉइंट डाल दिया. मैंने कहा वो गुड वे है, गैप कम करना गुड वे है, पर बेस्ट नहीं है. बेस्ट वेज और है, और मैंने और वेज फिर लिख दिया ऐसे में. ये ऐसे समझ आ गया. Pernicious means? Pernicious means very harmful, very bad. Okay, pernicious. Pernicious anemia होता है एक. Pernicious means having a very harmful effect on somebody, especially in a way that is gradual, not easily noticed. The pernicious influence of TV violence on children. आप TV violence के ऐसे में भी ये word डाल सकते हो. The pernicious influence, harmful influence. Aging is equally as offensive and pernicious as anything else. So pernicious means very harmful. Okay? ये ऐसे समझ आ गया बेटे?
ओके अब मैं टॉपिक्स करा रही Yes, हूँ ma'am. सिर्फ, क्योंकि आज फिर बहुत लंबी क्लास नहीं तो हो जाएगी. टॉपिक क्या है, ये भी ऐसे बहुत लंबा है, ये दोबारा लिखने वाला है वैसे, बट ये डिस्कस बोथ व्यूज का ऐसे है, तो ये मैं आज आपको इंट्रो कंक्लूजन दे रही हूँ एज ए होमवर्क. ठीक है, पर मैं ऐसे का टॉपिक समझा देती हूँ. कुछ लोग कहते हैं कि द रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है वो इंक्रीज कर रही है रिच और पुअर पीपल का गैप. जो रिच एंड पुअर पीपल के अंदर जो गैप आ रहा है ना, वो इंक्रीज कर रही है टेक्नोलॉजी, और बाकी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ये गैप को डिक्रीज कर रही है. डिस्कस करने हैं बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. ठीक है, अगला ऐसे ये लंबा लिखा हुआ है, इसको भी रीराइट करने वाला है, पर आपने सिर्फ इंट्रो कंक्लूजन बनानी है. डिस्कस ऐसे के टेम्पलेट वाली. टेम्पलेट पता है ना आपको, जैसे मैंने सिखाया हुआ है आपको, सम पीपल अदर पीपल. ठीक है, Yes, ma'am. ये मैंने आपसे कल लिखवाया था इंट्रो कंक्लूजन, ये ऐसे का लिखवाया था. जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज बिकमिंग वाइडर, रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर इवन मोर पुअर. What problems can the situation cause and suggest solutions? इस सिचुएशन से क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं और उसके सॉल्यूशंस बताओ. ये कॉज इफेक्ट ऐसे है, इफेक्ट ऐसे है और सॉल्यूशंस है. देखो प्रॉब्लम्स जो इस सिचुएशन से आ सकती हैं, कॉजेज नहीं मांगे. गैप जो है वो बढ़ रहा है, रिच ज्यादा रिच हो रहे हैं, पुअर ज्यादा पुअर हो रहे हैं. अब इसके कारण नहीं मांगे इस हिस्से में, ध्यान रखना जब आप पढ़ोगे इस बात का ध्यान रखना. इसके कारण नहीं मांगे, इसके क्या असर हो सकते हैं वो मांगे हैं, इफेक्ट्स मांगे हैं और सॉल्यूशंस मांगे हैं. ठीक है, एक सिचुएशन है जो बड़ी खराब है कि रिच बहुत रिच होते जा रहे हैं, पुअर बेचारे बहुत पुअर होते जा रहे हैं. इससे क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं और उसके सॉल्यूशंस बताओ. नेक्स्ट ऐसे है, हाँ ये ऐसे है. नेक्स्ट ऐसे ये कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरनेशनल एड देनी नहीं चाहिए अगर उसके अपने अपने देश में अनएम्प्लॉयड लोग हैं और होमलेस लोग हैं, तो उसको इंटरनेशनल एड के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए सरकार को. ये सारे ऐसे मुझे कल कराने पड़ेंगे, डिफिकल्ट ऐसे हैं लिखने के लिए बच्चों के लिए. तो मैं आपको आज सिर्फ टॉपिक समझा रही हूँ ताकि आप पढ़ लो इनको. कुछ लोग कहते हैं कि जो सरकारें हैं उनको इंटरनेशनल एड नहीं देनी चाहिए अगर उनकी अपनी कंट्री में बेरोजगारी है और होमलेसनेस है. समझ आ गया टॉपिक? इससे आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? नेक्स्ट ऐसे है, जो ये रिच कंट्रीज हैं वो फाइनेंशियल एड देती हैं पुअर कंट्रीज को, पर उससे पॉवर्टी सॉल्व नहीं होती. इसलिए रिच कंट्रीज को और तरह की एड देनी चाहिए, ना कि फाइनेंशियल एड. क्या आप सहमत हो कि असहमत हो? तो रिच कंट्रीज फाइनेंशियल एड देती हैं, उससे पॉवर्टी सॉल्व नहीं होती, इसलिए ये टॉपिक कह रहा है कि और तरह की एड देनी चाहिए, फाइनेंशियल एड नहीं देनी चाहिए. आप सहमत हो कि नहीं सहमत हो? ठीक है, नेक्स्ट ऐसे क्या है, नेक्स्ट ऐसे है, some people think that charity organizations should only offer help to people of their own country. मतलब अपनी कंट्री में ही हेल्प करें. बाकी लोग कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस को सब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, कि चाहे वो अपनी कंट्री में नहीं है, कहीं भी है दुनिया में. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. ठीक है, नेक्स्ट ऐसे क्या है, some people believe that success in life depends on hard work and determination. कुछ लोग कहते हैं कि सक्सेस जो है, कामयाबी है जो जिंदगी में, वो मेहनत में है और डिटर्मिन दृढ़ता पे निश्चित है. और बाकी कहते हैं पैसों पे है और पर्सनल अपीयरेंस और फैक्टर्स हैं, जैसे कि पैसा है, पर्सनल अपीयरेंस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए. दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं. कुछ लोग कहते हैं सक्सेस तभी मिलेगी अगर आप हार्ड वर्क करो और डिटर्मिनेशन रखो. बाकी कहते हैं आपके पास पैसा है, पर्सनल आपके पास अच्छी लुक्स हैं, तो आप सक्सेसफुल हो. ठीक है, एक ये ऐसे हो गया. ये ऐसे, ये भी सारे पास्ट में आए हुए हैं. वेदर और नॉट समवन अचीव्स एम success in their life. Whether or not someone achieves success in their life is mostly a question of luck. मतलब क्या, अगर कोई सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव करता है तो वो सिर्फ लक की बात है कि उसको सक्सेस मिली है. आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? ठीक है, नेक्स्ट ऐसे है, आपने एग्री किया है उसमें?
मैंने एग्री किया, मैंने एग्री किया, मैंने एग्री किया। देखो बहुत हार्ड वर्क कर लो, बहुत कुछ कर लो, पर जब तक एक फाइनल कोई फैक्टर नहीं मिलता ना जो आपको राइट टाइम, मैंने अपना सपोर्ट किया है, आप डिसएग्री करके भी बना सकते हो, ठीक है। आप पढ़ना, आज कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yeah. ये ऐसे है, some people say the most important thing about being rich is that it gives you the opportunity to give back to the poor. कुछ लोग कहते हैं कि रिच होने की सबसे जो है इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है आप अगर अमीर हो, वो ये है कि आपको एक मौका मिलता है गरीबों की सेवा करने का। क्या आप इसे एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? क्योंकि इसमें ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने डिसएग्री करा है अबाउट बीइंग रिच, ठीक है। चलो बाकी आप पढ़ोगे ना, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सम पीपल बिलीव फेमस पीपल सपोर्ट टुवर्ड्स इंटरनेशनल, ये डिफिकल्ट ऐसे लगा था बच्चों को जब आया था और 2-3 बार आ चुका है पास्ट में। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो फेमस पीपल सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल एड ऑर्गेनाइजेशंस को, चैरिटीज को, उससे लोगों की अटेंशन प्रॉब्लम्स की तरफ जाती है। और बाकी लोग कहते हैं कि जब ये फेमस पीपल सपोर्ट करते हैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे वो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं जाता, प्रॉब्लम लेस इंपॉर्टेंट लगने लग जाती है लोगों को। तो ये डिस्कस बोथ साइड का ऐसे है, इसको भी हम कल डिस्कस करेंगे। डिफिकल्ट, वन ऑफ द डिफिकल्ट एसेस दैट हैज बीन सीन इन द आइल्स, ओके। नेक्स्ट इज, कुछ लोग कहते हैं दैट वी नीड टू गिव एड टू ऑल पुअर कंट्रीज, और बाकी कहते हैं कि हमें उन कंट्रीज को एड नहीं देनी चाहिए जिनके अपने सिस्टम में करप्शन है। डिस्कस बोथ व्यूज। तो वो कहते हैं कि सिर्फ जो कंट्रीज जो करप्ट नहीं है उनको एड देनी चाहिए, करप्शन वालों को नहीं देने चाहिए, ठीक है। सम पीपल थिंक that giving aid to poor countries has more negative impacts than positive. To what extent do you agree or disagree? कहते हैं कि अगर एड दो पुअर कंट्रीज को, उसके नुकसान ज्यादा है पॉजिटिव फायदे से। तो इससे आप सहमत हो कि नहीं सहमत हो? ठीक है, ये ऐसे भी बड़ी बार आ चुके हैं जो मैं सारे आपको बता रही हूँ। रिच पुअर एसेस बच्चों को अटेम्प्ट करने मुश्किल लगते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये बता रहा है। तो आप इनको ना इग्नोर मत करना, अच्छे से पढ़ लेना। Individuals and countries cannot help everyone who needs help in the world. लोगों को और कंट्रीज को सारी दुनिया में हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए दे शुड ओनली बी कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन कम्युनिटीज एंड कंट्रीज। सिर्फ अपनी कम्युनिटी और कंट्री में हेल्प करें। आप इससे एग्री करते हो कि नहीं? देखो बिल्कुल सिमिलर ऐसे पहले मैंने अभी पढ़ा है कि कुछ कहते हैं कि अपनी कंट्री में ही हेल्प करो और बाकी कहते हैं कि कहीं भी हेल्प करो जहाँ किसी को जरूरत है। और ये ऐसे कह रहा है कि सारी सबकी हेल्प नहीं की जा सकती, सिर्फ अपनी कंट्री में ही देखो, अपने आसपास देखो, उनकी हेल्प करो। तो ये एग्री डिसएग्री है, और वो ऐसे मेरे ख्याल डिस्कस बोथ साइड्स था, ठीक है। ये लंबे लिखे हुए हैं, छोटे करने वाले हैं। A lot of charities and organizations have to publicize their activities. बहुत सी organizations and charities हैं जिनको अपनी एक्टिविटीज को पब्लिसाइज करना पड़ता है। स्पेशल डेज जैसे नेशनल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करके, नेशनल नॉन स्मोकिंग डे सेलिब्रेट करके। ऐसा क्यों करती हैं ये चैरिटीज और इसके क्या इफेक्ट है? ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे है। So this is, some people say economic progress is the only way to measure a country's success. ये recently ऐसे आया है, और आजकल recently वाले ऐसे बहुत जल्दी रिपीट हो रहे हैं। तो देख लेना सारे एसेस के टॉपिक एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, आपको आइडिया पता हो इसमें क्या लिखना है। इससे ज्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, पर आपको वहां जाके शौक ना लगे कि कैसा एसे है, क्या करें इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, ये सिर्फ एक ही तरीका है किसी कंट्री की सक्सेस को मेजर करना। मतलब बाकी लोग कहते हैं कि और भी फैक्टर्स हैं जिससे कंट्री की सक्सेस मेजर की जा सकती है। अब क्वेश्चन डिस्कस बोथ व्यूज नहीं है, क्वेश्चन है कि ये बाकी के फैक्टर्स कौन से हैं, और इन सारे फैक्टर्स में कौन सा फैक्टर बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिस्कस बोथ व्यूज ऐसे नहीं है। ये था लास्ट ऐसे। अब ये सारे एसेज आपको रीड करने हैं बिफोर सैटरडे। मैम वो डायरेक्ट क्वेश्चन था? हाँ वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट वाला। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे, ठीक है।
डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ आइडियाज होने चाहिए और आपको ऐसे की टाइप को हैंडल करना आना चाहिए। कोई भी ऐसे आ जाए, एक बार आप सब टाइप्स के ऐसे हैंडल करना सीख लो। इंट्रो कंक्लूजन एग्जामिनर्स पहले पढ़ते हैं, फिर टॉपिक सेंटेंस एंड देन द पूरे पूरे पैराग्राफ पूरे ऐसे। सो दीज थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग गुड बैंड स्कोर। ठीक है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छी बनी हो, टॉपिक सेंटेंसेस सही उठाए हो, तो 6 से कम तो रह ही नहीं सकते ना बैंड। बाकी बीच में कई बार कुछ नहीं भी समझ आता तो वो इतना मैटर नहीं करेगा। इंट्रो कंक्लूजन खराब गई फिर तो बिल्कुल बैंड उठ जाते हैं, फिर नहीं मैंने आते देखे। क्योंकि एक स्टूडेंट ने गलती से ऐसे में इंट्रोडक्शन में एग्री लिख दिया था और उसका मतलब था डिसएग्री वाला, उसने पूरा ऐसे डिसएग्री पे बनाया, ही केम आउट विद 4.5। तो मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि इंट्रो कंक्लूजन में आप फ्लॉ ला ही नहीं सकते हो। बहुत सिंपल रखना, गलती का स्कोप देना ही नहीं अपने आप को, ज्यादा करने की कोशिश ही मत करना। सिंपल से सिंपल इंट्रो लिखो और ताकि एग्जामिनर को उसमें गलती ढूंढने का मौका ना मिले। ठीक है, मैं आज क्लास एंड कर रही हूँ। आपको मैंने कोई होमवर्क दिया ना आज? एक Intro conclusion. ऑफ विच ऐसे डिस्कस ऐसे दिया था मैंने, ये वाला, दिस इज द होमवर्क, यही था ना? Yeah, technology. Yeah. हाँ, डिस्कस ऐसे फॉर्मेट उठाने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि कई बच्चे फिर भी इसमें गलतियां कर जाते हैं, तो ये हेलो बड़ा अच्छा है। अच्छा, जनरल वालों के तो अपने ऐसे चल रहे हैं, आप लोगों को ये नहीं लिखने हैं। आप अपना पूरा ऐसे और लेटर लिख के भेजिए प्लीज, ऑल द जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। ओके, हेलो मैम। यस मैम मैं अपने एग्री और डिसएग्री में एक थीसिस स्टेटमेंट में ये लाइन यूज करता हूँ, दिस इज गुड और नॉट, बताइए मेरे को। डूइंग सो गुड हैव रिपरकशंस फॉर ऑल कंसर्न्ड। मतलब ये ऐसे दिलप्रीत, मैं इसमें ऐसे कमेंट नहीं कर सकती हूँ। मतलब आप मेरे को कोई या तो इंट्रो लिख के भेजो कि मैंने इसमें ये लिखा है, वो उसके हिसाब से चेक करके बता सकती हूँ। ओके, अगर आप डिसएग्री करते हो और फिर वो कहते हो कि डूइंग सो वुड हैव रिपरकशंस, वो जज सकता है, पर वो टॉपिक सामने नहीं हो तो फिर इस पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। में मैम अगर साथ में ऐसे लिख दूं, डूइंग सो गुड हैव रिपरकशन फॉर ऑल कंसर्न्ड बट इट शुड नॉट बी कंपल्सरी। नहीं, उस ऐसे तो मुझे सेंस ही नहीं बन रही, तभी तो मैं कह रही हूँ मुझे टॉपिक के साथ लिख के भेजो, देन आई कैन गाइड यू बेटर। Okay, thank you, ma'am. I would say don't try to overdo in the intro and conclusion. I would guide you like that. I have seen many students get a 7+ by writing very simple intros and conclusions and not doing any experiments in them. Actually, ma'am, recently I got 6, but I attempted the half and one task in the exam time. Okay. Task 1 is half and task 2 is fully complete. आपका टास्क 1 लेटर था कि ग्राफ था? No, ma'am. Report writing. ग्राफ था, ओके। Yes, ma'am. ओके, तो फिर तो बेटे आपके 6 आए, दैट मींस आपका काफी अच्छा गया होगा। इनकम्प्लीट के बावजूद आपके 6 आ गए, सो दैट इट डिपेंड्स। क्या रह गया था आपके ऐसे में? मैम मैंने इंट्रो और ओवरऑल लिखा हुआ था। हाँ। और मेरा टाइम खत्म हो गया था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई। हाँ, तो इंट्रो और कंक्लूजन लिख दी थी आपने पूरी ओवरऑल ग्राफ का? हाँ जी मैम। तो बेटे ग्राफ में तो देखो वैसे भी आपके उसकी वेटेज कम है, अगर उसमें कम भी रह गए, सपोजिंग हम मान लें उसमें 5 रह गए, ऐसे आपने पूरा लिखा अच्छा, उसमें 6.5 आ गए, तो भी ओवरऑल 6 बन जाएंगे ना। बट मैम आई नीड 7। हाँ, तो फिर 7 चाहिए ना, फिर एक्सपेरिमेंट्स मत करो और पूरे टाइम पे खत्म करो ऐसे और ग्राफ। अगर आपको 7 चाहिए, यू हैव टू मैनेज टाइम। सो फॉर मैनेजिंग टाइम मेरा एम क्या है, मैं बच्चों को क्या कराती हूँ? मैं बच्चों को सिंपल इसलिए कराती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। जितना टाइम बच्चे इंट्रो सोचने में लगाते हैं ना, अगर मेरे तरीके से इंट्रो लिखें तो 2 मिनट का काम है। और सारा ऐसे लिखने का उनके पास टाइम होता है और ग्राफ के लिए भी टाइम निकल आता है, एंड ग्राफ में भी हम ऐसे ही कराते हैं। ठीक है? यस मैम, बट मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਆਈਡੀਜ਼ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗ੍ਰੈਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, obtain ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੋਲਿਨ ਕੂਲਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਇਫ ਆਈ ਨੀਡ 7। ਯੈਸ, ਪੋਲਿਨ ਕਲਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ?
the key to IELTS writing, the key to IELTS writing. हाँ तो ठीक है बेटे, ये लोग नेटिव स्पीकर्स हैं, बुक्स वगैरह निकालते हैं। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाती हूँ, मुझे पता है, मैंने ऐसे सिंपल करवाया, बच्चों ने 7+ लाए हुए हैं। Yes, मुझे ma'am. मुझे मुझे मैं मुझे ये follow ਕੀਤਾ लगता ਹੈ है, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ पैटर्न। हाँ, मुझे ये लगता है कि जो मैं अपने इंडियन बच्चे, अपने पंजाब के स्पेशली यहाँ के जो बच्चे हैं, इनको गाइड करती हूँ। जो वर्क करा है इनके लिए, जो नहीं वर्क करा, मैंने अपने उस एक्सपीरियंस के बेस पे करा रही हूँ। और मेरे स्टूडेंट्स अभी भी मेरे जीटी के कई स्टूडेंट्स हैं जिनके 7+ आए हैं राइटिंग में, जिनके नहीं आ रहे थे पहले। Okay, so they have got a 7+ in writing. There's one student from Australia, उसके 6 थे 4 बार, अभी 7.5 हैं सीधा। First time she took and she wrote simpler this time. She tried, she would overdo every, she's very good otherwise. Okay, तो मैं तो अपने मेथड, मेरे सिंपल मेथड्स हैं, मैंने तो अपने एक्सपीरियंस पे एक्यूमुलेट करे हैं ओवर द इयर्स। आई डू फॉलो दीज पीपल, आई डू रीड देयर बुक्स, आई डू गो थ्रू देम कि मुझे कुछ सीखने को मिले। पर अगर मुझे वो डिफिकल्ट लगता है, वो हर ऐसे को ऐसे उठाते हैं, हर ऐसे डिफरेंट वे में, तो बच्चों के लिए तो मुश्किल है ना। अब 450 ऐसे 450 तरीके हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। हाँ जी मैम, आपका पैटर्न है जो सिमिलर है, यूजर नेम पासवर्ड है, एक्सपर्ट्स। हाँ मेरा इजी है ना बेटे, यूजर नेम पासवर्ड है कैंडिडेट एरिया ਦਾ। एग्जामिनर भी यही पैटर्न फॉलो करते पए जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਮੈਮ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ, ਚੈੱਕ करके ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ऑप्शन है कि नहीं। ओके, मैं आपको ये बता रही थी कि आप एक पैटर्न से ऐसे लिखो ना तो आपके ज्यादा अच्छा स्कोर जाता है। देयर यू शुड ऑलवेज फॉलो अ पैटर्न, अ वे ऑफ डूइंग, और उसी को प्रैक्टिस करो बार बार। मैं ये कहती हूँ, अभी ये जो साइमन है, साइमन को मैं फॉलो करती हूँ, बहुत ही अच्छा टीचर है। ही हैज हिज ieltsimon.com, ही इज अ वंडरफुल टीचर। वो ये कहता है कि प्रॉब्लम क्या आती है कि हम हर ऐसे को डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, हमारा इंग्लिश पे होल्ड है, पर आम सेकंड लैंग्वेज जिसकी इंग्लिश है वो नहीं ऐसे लिख सकता बच्चा। उनको एक पैटर्न देना पड़ता है एंड दे डू बेटर। तो मैं, उसने ये सलाह दी आज से 3-4 साल पहले, जब से मैं ज्यादा फॉलो करने लग गई हूँ, कि एक पैटर्न अडॉप्ट करो और उस पे चल के सारे ऐसे लिखने शुरू करो। जैसे सारे डिस्कस ऐसे एक पैटर्न पे लिख दो, सारे एग्री डिसएग्री ऐसे एक पैटर्न पे लिख दो, सारे इज इट ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट एक पैटर्न पे लिख दो, सारे डू यू थिंक द एडवांटेजेस आर और मोर आर द एक पैटर्न। तो आपका ना ओवरऑल बर्डन कम हो जाता है, बर्डन कम हो जाता है, तो आपको फिर थोड़ा एंथुजियाज्म भी आता है कि अच्छा कर लेंगे, ये पैटर्न आ गया, हमें ये ऐसे हैंडल करना आ गया, ये ऐसे हैंडल करना आ गया। तो आपका एक बहुत अच्छा वो बन जाता है, एक वे ऑफ डूइंग। ठीक है। एंड दिलप्रीत, आप कौन से ग्रुप में हो हमारे? मैम आई डोंट नो। Zoom BM? Yes ma'am. अच्छा, but you are not a registered student with us, right? Yes ma'am. Actually, I want to planning the filling the exam. Okay. And I want to register. Okay, ठीक है, चलो। Okay, I'm ending the meeting. कल मिलते हैं, ठीक है? हेलो। हाँ जी, who is that? पूछना ये कौन है? आईफोन किसके साथ कौन लॉगिन हुआ है बेटा? अपना नाम बता दो प्लीज। एक और है मैम, वाहवे मीडिया पैड। हाँ, वाहवे मीडिया पैड E5, 2 बच्चे हैं बेटे। बताओ अपना। ओप्पो पता चल गया? A5 कौन है? ओप्पो, हाँ जी वो पता लग गया मेरे को। आईफोन किसका है? आईफोन बता दो प्लीज। ये पहले भी था, वही बच्चा है, मेरे को लगता है सेम। आईफोन किसका है बता दो, अभी है हो आप। मीडिया पैड भी है, HM बता दो कौन है बेटे, बता नहीं रहे। They are not saying. Excuse me, ma'am. हाँ जी मैम, जूम में ऑप्शन होती है कि आप एंट्री ना दो,
जो जी नहीं हाँ जी, बता रहे हैं। हाँ जी वो है, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ रिमूव। मेरे को है कि वो बता दे अपना नाम, ऐसा ना हो कि डेमो वाला स्टूडेंट हो और उसे लगे कि मेरे को रिमूव कर दिया। ऐसे नितिका ऐसे है, पता है क्या, मुझे लगता है कि क्लास अटेंड करने से इतना फायदा नहीं होना जितना आप अपनी कॉपी भेज के चेक करा के करते हो। करेक्शन मैं उसी का करती हूँ जिनकी फीस आई हुई है। आई एम नॉट डूइंग करेक्शन, मेरे पास स्कोप ही नहीं है ऐसा सब बच्चों के ऐसे करेक्शन करी जाओ। ओनली दोस, सो यू नो इफ एनीबडी इज अटेंडिंग, हमें सिर्फ ये अच्छा लगता है कि नाम बता दे अपना, दे आर नॉट टेलिंग देयर नेम। आगे से हम मुझे वो बड़ा अजीब लगता है कि आई एम जस्ट स्प्रेडिंग एजुकेशन, उस पर मैं स्टिंजी हो जाऊं और बोलूं कि आपने क्लास नहीं लगानी है। वो इसलिए हम नहीं निकालते हैं, बट बताना तो इनका फर्ज है ना अगर पूछ रहे हैं तो। वो डेफिनेटली वहां पे नाम ही अपना लिख ले वो हाँ, आईडी पे। इट्स सो इजी टू डू दैट। और सिर्फ क्लासेस लगाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, until and unless they write and send it and I tell them their mistakes, only then it is more fruitful। और स्पीकिंग होती है फिर जब रजिस्टर होते हैं, स्पीकिंग डेली टीचर कराता है, जो कि बहुत अच्छा इनका होता है, तैयारी हो जाती है रीडिंग वो तो वगैरह की। डेफिनेटली हाँ, तो वो ये रियलाइज नहीं करते ना, बच्चे हैं। मैं वैसे ही नहीं बन सकती हूँ कि मैं ऐसे शंट आउट कर दूं जस्ट बिकॉज फॉर, बट दे आल्सो हैव ए ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बोथ साइड ही होता है ना, फिर उधर हाँ, भी होना चाहिए दे शुड जस्ट टेल देयर नेम। अब ये गैलेक्सी J2 है, हाउ डू आई नो हु दिस पर्सन इज? गैलेक्सी कैसे J2। पता चलेगा? हाँ, हमें ह्यूआई, ये मीडिया पैड, ये कौन है मीडिया पैड? हु इज दैट? मैं अपना प्लीज। नाम फिल कर दूंगी। है? हेलो हाँ हेलो हाँ, बोलो। मैम, मेरी फर्स्ट क्लास थी आज, मैं अपना नाम फिल कर लूंगी, सॉरी। आप नाम बोल दो ना, क्या कौन, बोल दो अपना मैं नाम। मैंने बताया था चंचल को, मनप्रीत। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसका आपने बता मैसेज आ दिया गया। था। हाँ, हाँ ओप्पो का आ गया मैसेज, हाँ, गैलेक्सी का भी आ गया। ये दो नहीं बता रहे कौन है ये आईफोन। ह्यूआई मीडिया पैड कौन है, आप भी बता दो। ह्यूआई मीडिया पैड एंड आईफोन कौन है? आईफोन चला गया मे बी। चलो ठीक है बेटे, कोई नहीं। ओके ओके ठीक है। ओके देन, बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय। गुड नाइट।